हम्म। शेयर कर देना, शेयर प्राइस करना कितने चेक नहीं करना। इसको करना था। अच्छा पहले इसको करना। रिसर्च कर शुरू करें। अच्छा हाँ करिए ना, प्रेजेंट होना से प्रेजेंट ना हो गया ना। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अरे यहाँ पे क्लिक किनारे वाले को। सर मार्कशीट से तो हम सेटिस्फाइड नहीं अब की से। शेयर हो रहा कि नहीं अब? नहीं शेयर हो रहा है, आवाज आ रही है। नहीं ये स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? नहीं स्क्रीन के आपकी शक्ल देख रही, फोटो बस। जाके शेयर। वही तो पूरा हाँ हाँ ठीक। मैडम मंजू गुप्ता उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। और हमारे वीपी सक्सेना साहब उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हो गए हैं, स्वागत है। अब हम लोग पहले प्रार्थना कर ले, फिर उसके बाद तब तक ज्वाइन करेंगे लोग। पहले योग ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ
वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। नहीं, हाँ धनंजय, हेलो, हेलो, हाँ चल रहा है, ज्वाइन करो। इसमें आई नहीं ना। इसमें लिख तो नहीं है, हैं? इसमें आ नहीं रहा, इधर से बराबर लिखना है। इसमें नहीं, नहीं तो इसमें आ रहा था, तो इसको कैसे आएगा? पहले तो इसमें आ रहा था ना। ज्वाइनिंग प्रॉब्लम है, कुछ लोग धनंजय ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं भाई। चलिए हम शुरू करेंगे। हम लोग ये संवाद क्लासेस में जो लोग उपस्थित हैं, उनका स्वागत। हम लोग आज जो है चाइनीज एक्यूपंक्चर जो पहले था, उसको TCM कहलाता है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उस पर पहला लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर के संबंध में बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपने
एस्पस के जो हमारे मनीषी हैं, 3 मनीषी, उनका मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये चरणों में ध्यान लगा रहा हूँ। वो है ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर, दूसरे जेपी अग्रवाल सर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे सराफ अहमद जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन हैं। तो उनको नमन करते हुए हम लोग ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो टीसीएम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जो टीसीएम है, इसमें वॉल्यूम कम करिए या म्यूट करिए इसको। वो तो कर दिया। ये बंद हो गया। इसको क्यों कर दिया? अरे हमारी म्यूट है हमारी। इतना बंद कर पा रहे थे। हाँ वो देख लीजिए। तो हम लोग आज इस वक्त करें कि असल में तकनीकी प्रॉब्लम ये है कि रिकॉर्डिंग वाला जो है उसकी वजह से तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग चाइनीज को शुरू करते हैं, टीसीएम। तो टीसीएम की जब बात हम लोग करेंगे तो चाइनीज एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर का जो इतिहास है बहुत ही गोपनीय है। इसको बंद कर दिया। तो जो एक्यूप्रेशर का आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक। तो जो एक्यूप्रेशर का इतिहास है, पहले हम लोग थोड़ा सा उस पर संक्षेप में बात कर लें ताकि ये मालूम पड़े कि एक्यूप्रेशर जो पढ़ा जा रहा है वो इसके पीछे क्या भूमिका है। तो स्वस्थ रहना सबका एक अधिकार है। क्यों? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबको पाने के लिए आपको पहले स्वस्थ रखना आवश्यक अपने को। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो न धर्म का, न अर्थ का, न काम का, और अल्टीमेटली जो मोक्ष है जिसकी प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत रहते हैं भारतीय दर्शन में, वो प्राप्त नहीं हो सकती है। तो पहले स्वस्थ रहना आवश्यक है। फिर स्वस्थ रहना आवश्यक तो है, लेकिन क्या स्वस्थ रहने की जो शर्तें हैं या जो उनके खर्चे हैं वो उसको मीट आउट होते हैं। उस संदर्भ में हम अगर भारतीय संदर्भ में देखें, और भारतीय संदर्भ में नहीं, ऐसे ही गरीब तमाम मुल्क उन सब की बात करें, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे देश भारतवर्ष में 2020 के आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखें कि पर कैपिटा इनकम गांव में लगभग 1020 है और शहरों में 1286 है पर कैपिटा इनकम है। यानी 10-15 हजार रुपए महीना अगर किसी के पास 12 मासिक में जितना 12 उसको गुणा कर लीजिए तो 15,000 सालाना। अगर 15,000 सालाना किसी को मिल रहा है एक व्यक्ति के लिए ही सही, और 5 को परिवार है, तो मुश्किल से 75,000 रुपया साल भर में हुआ। तो ऐसे में जो दूसरी मेडिसिन वाली स्वस्थ होने के लिए जो दूसरी मेडिसिन लेना पड़ रहा है, क्या वो भारत जैसे देश के लिए बहुत लाभकारी है? नहीं। इसलिए बहुत से लोग चिकित्सा के अभाव चिकित्सा ही नहीं करा पाते। तो ये जो एक्यूप्रेशर है, ये ऐसी विधा है जो कम खर्चीली है और इसको आप स्वयं समझ सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। हाथों, पैरों और जो शरीर के जो बिंदु हैं उन पर अपना प्रेशर डाल करके आप ये चिकित्सा कर सकते हैं। अब हम इसका अगर सामान्य परिचय दें कि भाई कैसे ये हुआ, तो अगर आप ये देखें कि भारतवर्ष में, पहले भारतवर्ष में देखिए, बात करें हम लोग कि भारतवर्ष में क्या ये उदाहरण बहुत नहीं मिलते हैं जो हमको ये बताते हैं कि ये विधा हम पहले भी परिचित इससे रह चुके हैं। हम लोगों के यहाँ क्या है, अब जैसे भीष्म पितामह की बात करते हैं तो भीष्म पितामह का जो है वो सरसैया पे लेटे हुए थे,
तो शरसैया पे लेटे हुए तो नेचुरली ये मान लीजिए कि रीढ़ की हड्डी जो हम लोगों के स्पाइन है उसके आसपास की यूरिनरी ब्लैडर के तमाम पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स पर अगर हम लोग कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर दें तो शायद बहुत से लोग, और उस वही एनर्जी का रूट है, वही ब्रेन से जो प्राप्त एनर्जी है उसको वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हो सकता है कि वो इनको मालूम रहा हो और भीष्म पितामह शरसैया में 6 महीने तक लेटे रहे और उसके पश्चात उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। अहिल्या का एक मामला आता है, तो अहिल्या में क्या है, अहिल्या शिलावत बताई जा रही शिलावत नारी थी। रामचंद्र जी आए और उन्होंने स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद उनको एक संपूर्ण नारी का रूप दिया। यानी शिलावत होना हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आपको जड़ हो जाता हो। ब्रेन की बीमारी ऐसी है जिसमें आदमी का स्पैस्टिक सिंड्रोम होता है, वो अपना हाथ पैर सब रुक जाते हैं। तो हो सकता है ये रहा हो, और भगवान राम जो है जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा रहा है, जिनको अधिक ज्ञानी कहा जा रहा है, योग या यही चिकित्सा पद्धति जो हमारी कुप्रेशर है इनका जानकारी रखते रहे हों और उन्होंने उनको ठीक कर दिया। रावण वध की बात आती है, तो रावण वध में आप देखें कि उन्होंने नाभि में कहा कि नाभि के आसपास उन्होंने 32 तीर मारे, ये 31-32 जो कहते हैं वो तीर मारे। अब आप देखें हमारे यहाँ CV8 कहलाता है, नाभि नाभि CV8 है। तो नाभि को कहा जाता है कि नाभि हार्ट, लंग्स और स्पेशली आपके जो आयोटा है इसमें जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है CV8 का। तो CV8 को सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। तो यानी उस CV, और जो हम लोग मानते हैं कि वहीं से जन्म हुआ है, जन्म के लिए जो नाल बंधी होती है माता के गर्भ से, तो वो उसी के माध्यम CV8 से होती है। तो यानी CV8 में, और ये भी कहा जाता है, चाहे चाइनीज एक्यूप्रेशर की बात कहें, चाहे हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कहें, सब में ये माना जा रहा है कि नाभि में सब नाड़ियां आकर के रात में मिलती हैं और वहां से एनर्जी ग्रहण करती हैं, यानी सूचना ग्रहण करती हैं। तो इसको एनर्जी ग्रहण करना कह सकते हैं हम लोग। तो CV8 बहुत महत्वपूर्ण था। CV8 के जस्ट ऊपर CV9 है, जो लगभग 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1.5 या 3 सेंटीमीटर करीब है। वो CV9 क्या है, जल तत्व का संयोजन करता है, नियमन करता है। अगर जल की कहीं कमी है या जल की अधिकता है तो इनके बीच में नियमन करना, रेगुलेशन करने का काम जो है CV9 करता है। उसके नीचे और आइए CV6, इसको ऊर्जा का सागर कहा जाता है, वो भी 1.5 नीचे है, तो ऊर्जा का सागर कहा जाता है। CV8 के अगर हम लेफ्ट की ओर, अपने शरीर के लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वहां पर वो कहा जाता है कि वो शुगर के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, वहां पर प्रेशर देने से शुगर की बीमारी ठीक होती है। और अगर उससे 1.5 राइट की तरफ जाए, CV8 के राइट की तरफ जाए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर एड्रिनल ग्लैंड्स की जो है, वो जो उसके स्राव है, जो उनके सिक्रेशंस हैं, वो कंट्रोल होते हैं। तो यानी अगर ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है, और अगर उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर उन्होंने तीर मार दिया, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी ऊर्जा नष्ट हो गई हो, समाप्त हो गई हो और मृत्यु हो गई हो। तो रावण वध को इस संदर्भ में हम लोग जोड़ सकते हैं। अब भगवान कृष्ण की बात आती है, तो बहलिया ने उनको तीर मारा था, और तीर कहाँ मारा, तलवे मारा। तलवा जगह आप चाइनीज एक्यूप्रेशर में हम लोग पढ़ते हैं कि तलवे में K1 पॉइंट है, और K1 पॉइंट क्या है, हाई BP अगर किसी को हो जाता है तो हम लोग उस पर प्रेशर देते हैं सो दैट कि BP लो हो जाए। अब अगर उसी पॉइंट पर तीर मार करके और लो BP लगातार कर दिया जाए तो शायद ये हो सकता है कि लो BP करने से उनका मृत्यु हो गई हो। तो ये एक कारण हो सकता है। अब हम लोग और देखिए, माथे पर लेडीज बिंदियां लगाती हैं। जो बिंदी लगाती हैं उस स्थान के जस्ट पीछे आप देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कम 10-12 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो हाइपोथैलेमस उसका कंट्रोलर जरूर है, लेकिन वो भी मास्टर ग्लैंड कही जाती है, और वो सीक्रेट करती है। तो वो, और स्पेशली भौतिक सुखों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो विकास के
जो आदमी का विकास होता है तो मानव के विकास में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तमाम हार्मोन्स उससे होते हैं। तो ये उसके पीछे धारणा हो सकती है कि भौतिक सुखों के लिए वो बिंदी लगा दी गई हो, उसकी जस्ट पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये उसका अर्थ हो गया। कानों में आप देखिए बाली पहनने के जितने वो हैं वो सब आपको ट्रिपल वार्मर के सब पॉइंट्स है। टीवी 17 है, वो कान पे उसको वो रगड़ते थे लोग, तो लौ रगड़ने से क्या होता था, जैसे रगड़ते थे वैसे ही उसमें एक तो कानों में ये होगा कि एक तो कानों की शक्ति बढ़ेगी, सुनने की शक्ति बढ़ेगी, दूसरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उससे ब्रेन में मैसेज अच्छा जाएगा। इसलिए टीचर्स करते थे उस जगह को, लौ को वो रगड़ देते थे और दबा देते थे, तो प्रेशर देते थे, और जिससे कि नेचुरली कहीं ना कहीं ब्रेन का फंक्शनिंग बढ़िया हो जाती थी और लोगों को, बच्चों को, जो स्टूडेंट थे उनको समझने में और सुनने में उनकी शक्ति बढ़ती थी। हाथों में चूड़ी, आप देखिए चूड़ी पहनाना, रिंग के लिए जो पहनाना, आप देखिए यहाँ रिंग है, इसमें भी आप लोग पढ़ते होंगे कि ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन आती है, तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन यहाँ जाती है, एंडोक्राइन सिस्टम को माना जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आप देखिए कि अगर आपने उसको कर लिया तो नेचुरली कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन है। अब पैरों में देखिए सेकंड रो में बिछिया पहनाने का वो है, और सेकंड रो में हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टमक मेरिडियन जाती है, और स्टमक मेरिडियन की बिल्कुल बगल में जॉइंट डिजेनरेशन मेरिडियन है। तो अगर जो लेडीज का काम क्या था, नॉर्मली उनके पैरों में ही प्रॉब्लम आती थी घुटने वगैरह के लिए, तो उसके लिए स्टमक मेरिडियन, और स्टमक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए कि ऊर्जा को शुरुआत में भेजने का काम स्प्लीन और स्टमक दोनों करते हैं। तो अगर स्टमक मेरिडियन ठीक रहेगी तो नेचुरली बहुत से काम अपने आप होते रहेंगे और ऊर्जा हमारी जो नई हमको ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा मिलती रहेगी। प्लस जॉइंट डिजेनरेशन में लेडीज जैसे काम कर रही हैं अधिक, तो घुटनों का प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम, तो उसके लिए अगर जॉइंट डिजेनरेशन मेरिडियन में लगातार पहना दिया गया बिछिया, तो उस बिछिया का प्रेशर लगातार पड़ता रहेगा और वो स्टमक और जॉइंट दोनों ठीक रहेंगे। उसके बगल में भी आप देखिए, उसके बगल के जो हमें कभी कभी 2 उंगलियों में पहनाते हैं, तो उसमें भी हमारे यहाँ है स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन है और वहीं पे फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन है, यानी फाइब्रॉइड वाले के लिए और स्किन के लिए, दोनों के लिए मेरिडियन को उसमें बिछिया पहना दी गई। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो हम लोग चाहे जानते रहे हों, जनमानस को न मालूम रहा हो, लेकिन किसी न किसी ग्रंथों के संदर्भ में या किसी ऋषियों मुनियों के संदर्भ में उनको सबको ये मालूम था, और इसलिए भारतवर्ष में इसको प्रचलन था। अब यह जरूर है कि विकास जो हुआ वो चीन में हुआ, विकास इसलिए हुआ, जानकारी भले रही हो, लेकिन यह विकास चीन में हुआ। और कैसे हुआ, हम लोग अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बाद में पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि जब यहाँ पर पूरे भारतवर्ष या उसमें आर्यावर्त या उसको बड़े परिवेश में देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक हमारे ऋषि मुनियों की एक सभा हुई थी। उस सभा में ये उल्लेख किया जा रहा है कि उसमें तमाम भारतवर्ष के या जो आर्यावर्त के उसमें के जितने लोग थे, चाहे गुरु परशुराम रहे हों, भृगु रहे हों, च्यवन ऋषि रहे हों, महर्षि भारद्वाज रहे हों, चरक नहीं और इसके सीनियर लोग रहे हों, तो इन सब के साथ एक ऋषि नाम आता है, 2 ऋषियों का नाम आता है, एक पैंगी ऋषि का नाम आता है। वो पैंगी ऋषि चाइनीज कहलाते, जो आजकल वर्तमान में चाइना है वहीं के थे, ये कहा जाता है। तो वो पैंगी ऋषि, दूसरे ऋषि हमारे जो थे वो दूसरे जो थे, एक हिरण्याक्ष ऋषि आए थे। तो हिरण्याक्ष ऋषि जो है, हिरण्य के समान सोने के रंग की आंखें उनकी रही होंगी, तो हिरण्याक्ष उसका नाम था, जो भी ये कारण हो। तो हिरण्याक्ष जो थे वो यूरोप के कहे जाते हैं। तो यानी इस कांग्रेगेशन में, इस जो सभा थी, उस सभा में भारतवर्ष के जो वर्तमान भारतवर्ष है, इसके अलावा चाइना और यूरोप के भी लोग आए हुए थे।
यानी ऋषियों ने भाग लिया था। तो यानी सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर हो रही थी। तो ज्ञान जो हमारा कोई चिकित्सा ज्ञान था वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर बाहर भी हो रहा था। तो अब विकास हुआ चीन में, और चीन में विकास क्या हुआ, चीन में प्रचलित हुई, हो सकता है कि बुद्धिज्म 600-700 बीसी के आसपास का है, 500-600 बीसी, 562 के आसपास का है। तो 562 के आसपास बीसी में तो वहां पर चाइना के जब बुद्धिज्म डेवलप हुआ तो बुद्धिज्म का विस्तार आसपास के देशों में दिखा। तो हो सकता है इनके माध्यम से वहां लोग गए हों और बुद्धिस्ट ने जाकर के इस अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया हो। लेकिन फिर भी सेकेंड सेंचुरी बीसी में, ये मेन देखिए, सेकेंड सेंचुरी बीसी में वहां पर सेकेंड और थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास वहां पर एक येलो एम्परर नाम से राजा कहे गए। उनका नाम तो हुआन जीनिंग था, लेकिन उनको येलो एम्परर की उपाधि दी गई क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे और चिकित्सा में विश्वास रखते थे और शायद उनको योग या चिकित्सा का इसका अनुभव भी था। तो उनके जो कोर्ट फिजिशियन थे उनका नाम चीबो था। तो चीबो और उनके बीच में जो संवाद हुआ था उस संवाद की किताब येलो एम्परर के नाम से, येलो एम्परर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये वाले जो है उनकी किताब छपी थी। और वही वहां के लिए आज जो हम लोग गीता रामायण यहाँ बोलते हैं ये वही है, और उसमें सिद्ध हस्त पुस्तक है। उसी के आधार पर सारा डेवलपमेंट हुआ। मेन डेवलपमेंट हुआ चाइना में जाकर के 1949 में। 1949 के आसपास क्या हुआ, उसमें माओ त्से तुंग वहां पर समझिए प्रधान थे वहां के। तो माओ त्से तुंग का आगमन हुआ, उन्होंने क्रांति लाई थी, रेड क्रांति उन्हीं का देन है। तो उसके बाद उस समय क्या था कि चिकित्सा वेस्टर्न जो साइंस वाले थे, जो मॉडर्न साइंस जिसको कहते हैं, इन्हीं की एलोपैथ जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो इस एलोपैथ के ही थे। तो वो चाइना के थे, वो अमेरिका के थे, और या वो इंग्लैंड के थे। तो कुल उस समय की पॉपुलेशन लगभग 53-54 करोड़ थी, चाइना की पॉपुलेशन। उस 53-54 करोड़ की पॉपुलेशन में 10,000 डॉक्टर केवल थे। अब उतनी पॉपुलेशन में 10,000 डॉक्टर बहुत कम थे। तो माओ त्से तुंग ने उस समय 5,50,000 बेयर फीट डॉक्टर्स, इनको जो थेरेपिस्ट कहे, इनको बेयर फूट डॉक्टर्स कहा जाता था, उसमें इनको गांव भेज दिया। और गांव भेजने के बाद फिर वहां की चिकित्सा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, और वहां के स्वास्थ्य में, चाइनीज जो लोग थे उनके स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए। लेकिन फिर भी अभी संसार की दृष्टि इधर एक्यूपंक्चर, उसमें एक्यूपंक्चर था, एक्यूपंक्चर में था नीडल डालते थे सोने और चांदी की, और वो 40 सेकंड से लेकर के 40 मिनट तक वो संभव थी, 40-50 मिनट तक संभव थी। तो सोने की जो नीडल डालते थे उससे ऊर्जा बढ़ती थी, और चांदी की जो डालते थे नीडल वो उससे ऊर्जा घटती थी। तो यहाँ पर अभी संसार का ध्यान नहीं गया था, और अभी महत्वपूर्ण मानते थे कि हमारी वेस्टर्न जो साइंस है मानती थी कि वो बहुत कारगर है वो, और सब का इलाज कर सकती है। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, 1972 में 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में निक्सन की यात्रा वहां पर प्रस्तावित हुई। अब उस समय दोनों कोल्ड वार चल रही थी, बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। तो उस समय जो यात्रा हुई, उस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। तो क्या हुआ, जुलाई और अगस्त 1971 में, यानी 72 में तो यात्रा है, तो 71 की शुरुआत में जुलाई अगस्त के आसपास वहां पर क्या शुरू हुआ, एक जो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता थे जेम्स रस्टन, उन्होंने जो है ये परिचय लेने के लिए कि भाई चाइना में क्या माहौल है अमेरिका के, उसमें वो लेने के लिए वहां गए। उसी दौरान उनको अपेंडिक्स का दर्द हुआ, अपेंडिसाइटिस हम लोग बोलते हैं उसको, उसका दर्द हुआ। तो वहां के डॉक्टर्स ने क्या किया, अपेंडिक्स का नॉर्मली क्या होता है एलोपैथ में उसको ऑपरेट कर देते हैं, तो उन्होंने ऑपरेट कर दिया। अब जब ऑपरेट कर दिया तो दर्द खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ऑपरेशन के बाद भी दर्द कंटिन्यू किया। जब दर्द कंटिन्यू किया तो फिर वहां के लोगों, भाई चाओ लाई उसमें प्रधानमंत्री थे शायद,
तो चाओ लाई से संपर्क किया गया, तो चाओ लाई ने फिर वहां के जो ये बेयरफुट डॉक्टर जिनको बोलते हैं थेरेपिस्ट, इनसे संपर्क किया। तो ये कहा गया कि भाई अगर आप चाहें तो ये इलाज कर सकते हैं। तो खैर मरता क्या ना करता, उन्होंने अपना इसको कहा कि ठीक है। तो जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया वो एसटी, जो हमारा पॉइंट है एसटी 36.5, यानी पैर के सामने जो जहाँ एसटी मेरिडियन है उसी के पैर में बिल्कुल सामने घुटने के जस्ट नीचे आता है। तो एसटी 36.5 पर उन्होंने नीडलिंग किया, और नीडलिंग करने के 1.5 घंटे बाद जो है जो दर्द खत्म हुआ, तो वो दर्द फिर नहीं हुआ। अब जेम्स रस्टन के लिए इतना महत्वपूर्ण हुआ कि उसने वो न्यूयॉर्क टाइम्स उसमें का महत्वपूर्ण अखबार और अभी भी है, तो वो उसने जो यहाँ से जो रिपोर्ट भेजी अमेरिका को, उस रिपोर्ट ने पूरे संसार की आंखें खोल दिया कि वास्तव में ये कोई एक ऐसी विधा है जो हमारे एलोपैथ के भी जो चिकित्सा नहीं हम लोग कर पा रहे हैं जिससे। और तो जेम्स रस्टिन का जो वो था, तो ये 1971 वाला जो एपिसोड है ये बहुत हुआ, संसार के द्वार इस चाइनीज एक्यूपंक्चर, तत्कालीन के लिए चाइनीज एक्यूपंक्चर के लिए खोल दिए गए। तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। अब हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्यों बोलते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कि ये क्योंकि ट्रेडिशनली डेवलप हुई थी, मतलब परंपरागत रूप से यहाँ पर हो रही थी, तो उसको ट्रेडिशनल कहा गया। चाइनीज मेडिसिन इसलिए कहा गया कि यही उनके यहाँ मेडिसिन थी, एक्यूपंक्चर, उसमें एक्यूपंक्चर थी, नीडलिंग करते थे वो लोग। और इस थेरेपी में बाद में हम लोगों ने जो उसमें एक्यूपंक्चर में एक्यू क्या था, पंक्चर था। पंक्चर माने तो पंक्चर करना, और एक्यू माने था कि जो शरीर के सूक्ष्म बिंदु जो शरीर के पूरे भाग में है, तो बहुत ऐसे बिंदु जो बिल्कुल नीडल की तरह छोटे छोटे हो, बिल्कुल स्मॉल, तो वो उनको एक्यू बिंदु कहा गया। तो वो शरीर में जो एक्यू बिंदु थे उनको पंक्चर करने की जो विधा थी वो एक्यूपंक्चर थी। बाद में परंपरागत रूप से एक्यू को तो ले लिया गया, एक्यू माने वही बिंदु, और प्रेशर दे दिया गया, ताकि क्योंकि पंक्चर करने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी और पंक्चर सब जगह करना संभव नहीं हुआ रहा था, इसलिए उन्होंने एक्यू प्रेशर का एक पॉइंट आ गया, तो वो उसको एक्यू प्रेशर। तो एक्यू पॉइंट्स, हमारे एक्यू पॉइंट्स ही दवा है। जो दवा है, दवा हमारी क्या है, एक्यू पॉइंट्स पर हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेशर देते हैं या दबाव देते हैं या नीडलिंग करते हैं, यही हमारी दवा है। अब ये हम लोग एक्यूप्रेशर जो विधा बताते हैं ये है क्या, तो ये ऊर्जा का, देखिए ऊर्जा का संतुलन है। आप कभी पढ़ेंगे, चाहे मॉडर्न साइंस पढ़िए, हर जगह ऊर्जा की बात होती है। ऊर्जा ही है जो कहीं कमी होती है, कहीं अधिक होती है, और उसी ऊर्जा के लिए हम लोग सारी चीजें खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, इन सब का कुल अल्टीमेटली यूज जो है मॉडर्न साइंस भी मानती है कि ऊर्जा के लिए करते हैं। हम लोग जो भोजन लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हम लोग फैट लेते हैं, ये सब फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, सारी चीजें होती है। हम लोग प्रोटीन लेते हैं, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये सब जा करके शरीर में, सेल्स में जा करके ऊर्जा बनाते हैं, और ऊर्जा बना करके और जो हाथों पैरों का जो मूवमेंट हो उसमें हम लोग वही करते हैं। हम लोग दौड़ते कूदते खेलते हैं, सब कुछ है, इनमें ऊर्जा नष्ट होती है, उसी ऊर्जा के लिए हम सब ये खाना पीना करते हैं। तो इसलिए ये हमारी साइंस क्या है, ये जो है ये दर्शन था, दर्शन चिकित्सा में बदला, और ऊर्जा का संतुलन है। ऊर्जा कम है, अधिक है, उसी को संतुलन करने की बात है। बाद में आप देखें कि चाहे भारतीय दर्शन रहा हो, चाहे चाइनीज दर्शन रहा हो, सबने प्रकृति के साथ साहचर्य की बात की है, प्रकृति के साथ तादात्म्य, प्रकृति के साथ उसके साथ जुड़ाव महसूस करिए। क्योंकि प्रकृति में जो चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन तो प्रकृति देती है, इतनी ऑक्सीजन भंडार आपके पास नहीं है जितना डेली जो है ऑक्सीजन जो है प्रकृति देती है। तो यानी अगर हम प्रकृति के साथ तादात्म्य रखेंगे तो हमारा जीवन अधिक सरल होगा, तो इसको सहज जीवन कहा गया। और असहज जीवन क्या है, अगर प्रकृति के साथ तादात्म्य न रखें तो वो कहलाएगा असहज जीवन, वो सहज जीवन नहीं है। तो इसलिए
हम लोगों ने भी कल पढ़ा था होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का सिद्धांत आया 1932 के आसपास, W.B. कैनन ने शुरू किया। इसके पहले ये 1850 के आसपास आया था मेल्यू एक्सटर्ना और मेल्यू इंटरना के रूप में। उसमें कहा गया कि प्रकृति की कोई भी सेल है वो बाहर के सेल के जो बाहर उसका वातावरण है उस वातावरण से प्रभावित होता है सेल के अंदर का वातावरण। कितनी बड़ी बात थी। इसी को उन्होंने बाद में कह दिया होम्योस्टेसिस, यानी कहा कि अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर अमीबा समुद्री जल में रहने का अभ्यास उसको है और वो वहां से निकाल दिया जाता है तो या तो वो जल्दी मर जाता है या बीमार पड़ जाता है, और या मरने मतलब अब तुरंत मरेगा या बाद में मरेगा, लेकिन मरेगा जल्दी, क्योंकि उसके सिस्टम जो है वो जो आदि था जिस सिस्टम का, जिस परिवेश का, वो नहीं मिला। यानी प्रकृति के साथ, प्रकृति बाहरी वातावरण है, शरीर हमारा मानव शरीर है, इसके साथ प्रकृति है। तो अगर प्रकृति के साथ हमारा साहचर्य नहीं है तो शायद हमारा जीवन उतना सरल नहीं होगा और उतना जीवन हमारा संभव भी नहीं होगा। यही कारण है कि हम लोगों ने इसको माना कि भारतीय दर्शन और चाहे चाइनीज दर्शन, दोनों दर्शनों में ये हुआ कि वो दर्शन जो था ये कहते थे भाई ठीक है, हम प्रकृति के साथ साहचर्य रखेंगे, प्रकृति के साथ तादात्म्य रखेंगे, प्रकृति के साथ ऐसा भाव रखेंगे कि प्रकृति हमारी हितैषी है, हम उससे विरोधी नहीं है। तो वो ये पूरा साइंस, चाइनीज एक्यूप्रेशर चाहे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो भी है आप पढ़ेंगे आगे, ये सब प्रकृति के साथ एक साम्यता का भाव लाने की कोशिश है। बस अब हम लोग अपने में आए कि ये साइंस भी है। साइंस माने जिसको हम लोग जान सके, फिलॉसफी ये है जो विचार में जान सके, क्योंकि ऐसी चीजों का वर्णन है इसमें ट्रेडिशनल TCM में। जो चीजें हमारे भौतिक रूप से दिखाई नहीं पड़ती है तो दर्शन, क्योंकि भौतिक रूप से भी नहीं जान सकते हैं। और थेरेपी की रैशनल मेथड भी है। ये नहीं कह सकते हमको मतलब थेरेपी में कोई चीज ऐसी बताते हैं कि जो चीज नहीं है। यहाँ एक पॉइंट का आपको मैं थोड़ा सा संक्षेप में कर दूं, बाद में फिर मैडम मंजू गुप्ता बाद में लेंगी इसको क्लास को। हम एक शॉर्ट में ही अब बताना चाह रहे हैं कि भाई कैसे बता दें। यहाँ एक पॉइंट का शू का आता है, शू, SHU, शू। शू का अर्थ वहां की भाषा में जा भी रहा हो, कुल मिलाकर के उसका अर्थ ये कि मूवमेंट या ट्रांसफर। तो ये हमेशा शू पॉइंट्स जिसे कहते हैं, शू पॉइंट्स यानी वो पॉइंट ऐसे हैं जो ट्रांसफर की दिशा में ले जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो उसकी बात हो, ट्रांसफर करने की बात है, ट्रांसपोर्ट करने की बात है, मूवमेंट की बात है। तो वो किसका? एनर्जी का। हम लोग केवल दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, फॉर एनर्जी, बाय एनर्जी। दिस सिस्टम इज द ट्रीटमेंट, दिस इज थेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट बाय एनर्जी, फॉर एनर्जी, ऑफ एनर्जी। एनर्जी का, एनर्जी के द्वारा, एनर्जी के लिए ये थेरेपी हमारी है। तो इसमें एक जूजू पॉइंट आते हैं। तो जूजू ये मतलब ये फ्लूइड्स शरीर में क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा के अनेक रूप हो सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है। तो यानी ऊर्जा को जिस रूप में हो, प्रवाहमान जहां जिस रूप में है, यानी ऊर्जा तो सरल और विरल होनी चाहिए। ऊर्जा का लगातार सतत प्रवाह होना चाहिए, ऊर्जा रुकनी नहीं चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आगे चल के चिकित्सा जब भी करेंगे तो यानी ऊर्जा प्रवाहमान होनी चाहिए, उसकी दिशा वो जो दिया है उसी दिशा में होनी चाहिए। उससे अगर अलग होगी तो यह फिर एक शब्द आता है, अलग होगी तो बीमारी है। और अगर वो उसी रूप में चल रही है जिस रूप में चलना है तो वहां सही है, जिस दिशा में चलना है वो भी सही है, रुकावट नहीं है तो भी वो है। तो फिर एक इसमें ची का पॉइंट आता है, QI। QI को की भी कह सकते हैं, ची भी कह सकते हैं। यही एनर्जी का जो रूप है, इसको ची कहते हैं, की कहते हैं, ये इसको प्राण भी कहते हैं, इसको आत्मा भी हम लोग कह सकते हैं, इसको वाइटल फोर्स भी कहा जाता है कहीं कहीं। यही बायो एनर्जी, इसी एनर्जी की बात हम लोग पूरे एक्यूप्रेशर में करेंगे। चाइनीज एक्यूप्रेशर में विशेषता जो है वो 3-4
अंक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 4, 4, 5, 6, 7, 8, 5 अंक है। 4 4 से शुरू करिए, 4, 5, 6, 7, 8, ये अंक महत्वपूर्ण है। अब क्या है, देखिए 4 डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस के 4 प्रकार इसमें कहे गए हैं। आगे 5 उन्होंने कहा है कि 5 हमारे जो तत्व हैं, तो पंच तत्व का सिद्धांत, तो 4 डायग्नोसिस टाइप, मतलब कैसे डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज माने कैसे देखना कि व्यापारी वो जो आया है व्यक्ति, उसके साथ उसको बीमारी क्या है, तो ये डायग्नोसिस हो गई। तो 4 डायग्नोसिस हो गई। कैसे डायग्नोसिस हो गई, तो 2 तरह, भाई आपकी इंद्रियां कौन सी है जानने की, वही कि हमारे पास नाक है, आंख है, कान है, त्वचा है और मुंह है, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है। तो इन्हीं ज्ञानेंद्रिय से जानना है। कैसे जानना है, अब देखिए 4 डायग्नोसिस देखिएगा, 5 को 4 में कन्वर्ट कर दिया है। आंख से तो आप देखेंगे, तो देख करके, फिर कान से और नाक से आप क्या करेंगे, सुनेंगे और सूंघेंगे, तो सुनकर या सूंघकर, तो दो डायग्नोसिस हो गई। तीसरी आप महसूस करके, महसूस कैसे करेंगे, त्वचा से महसूस किया जाता है, तो तीसरी महसूस करके हो गया। और चौथा क्या होगा, चौथा एक ही बचा ना, मुंह से बोलने से, तो उससे पूछ करके, आप पूछेंगे तो बोलेगा ना कि हमारा हमको ये बीमारी है, तो आप पूछ करके बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हीं के माध्यम से 4 डायग्नोसिस है। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ 4 डायग्नोसिस। फिर दूसरा है पंच तत्व सिद्धांत। 5 तत्व हम लोग मानते हैं, भारतीय दर्शन मानता था, लेकिन चाइनीज दर्शन में पंच तत्व के दूसरा अलग कहा। तो पंच तत्व क्या है, पहला उनका काष्ठ कहा, दूसरा उन्होंने कहा अग्नि, तीसरा उन्होंने कहा अर्थ पृथ्वी, चौथा उन्होंने कहा मेटल, और 5वां उन्होंने कहा जल। ये 5 तत्व हुआ। फिर 6 एक्सेसेस कहा। एक्सेसेस उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि इन्हीं की कमी अधिकता से ही वो होते हैं। तो 5 की 6 एक्सेसेस रख दिया, क्यों, 6 ऊर्जाओं का, 6 ऊर्जा का कंसेप्ट हो गया, तो उनको एक्सेस कह दिया इन्होंने। कैसे कहा, अगर आप कास्ट की बात करेंगे तो उसमें वायु का वो था, वायु, तो उसमें वायु कह दिया। उसके बाद उन्होंने अग्नि में कहा, तो अग्नि की हीट हॉटनेस कह दिया, तो हीट और हॉटनेस बोला, तो इनका एक्सेस, हीट के एक्सेस हो या हॉटनेस के एक्सेस हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा एक्सेस, उसमें ह्यूमिडिटी, पृथ्वी की ह्यूमिडिटी में ऊर्जा कर दिया, तो उनका एक्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी, वो भी हो गया, वो भी बीमारी हो गई। फिर उन्होंने कहा एक्सेस ऑफ ड्राइनेस हो गया, तो बीमारी हो गई, वो मेटल में चला गया। और मेटल के बाद जल आया, तो एक्सेस ऑफ अगर कोल्डनेस है तो वो हो गया। तो ये उन्होंने 6 एनर्जी से 6 एक्सेसेस हो गई। 7 इमोशंस कह दिया, 7 इमोशंस। अब 7 इमोशंस में क्या हुआ, इमोशंस वही जो आपके तत्व है, इन्हीं से जुड़े हुए इमोशन हो गए। तो उन्होंने जो विंड के साथ कहा, तो विंड के साथ उन्होंने क्रोध कह दिया, क्रोध, और एक भय जनित अकड़न, जो जैसे कोई लोग भय से अकड़ जाते हैं, वो भय जनित अकड़न भी, और ये इसके क्रोध, दो पॉइंट रख दिए, 2 इमोशन रख दिए उन्होंने इसके साथ, कास्ट के साथ। फिर हार्ट के साथ उन्होंने जॉय रख दिया, दो ये हो गया। तीसरा जो अर्थ थी, तो अर्थ के साथ उनका जो, अगर आप प्रतिक्रिया अधिक करते हैं, एक्सेस संवेदनशील है, तो संवेदनशीलता एक्सेस है, तो वो आपका उसके साथ जोड़ दिया, तीसरा नंबर वो पृथ्वी के साथ। मेटल के साथ उन्होंने वो कहा कि जब दुखी होना, सैडनेस का जब एलिमेंट हुआ, तो वो हो गया। और भय से, भय की एक 2 हो सकती है ना, कि एक भय हो और एक आपका ग्रीफ हो, शोक और भय दोनों की स्थिति में, शोक कोई बहुत वो तो भी किडनी की प्रॉब्लम है, और अगर भय है तो भी आप किडनी की प्रॉब्लम है, तो ये उसको जल के साथ जोड़ दिया। तो ये 7 इमोशंस, 7 इमोशन हो गए ना, 5 के 7 इमोशन, ठीक, तो 7 इमोशन हो गए, और 8 गाइडिंग प्रिंसिपल हो गए। ये सिद्धांत उन्होंने दिया कि 8 गाइडिंग प्रिंसिपल है, क्या,
गाइडिंग प्रिंसिपल में क्या है, उन्होंने कहा कि कम या ज्यादा, एनर्जी कम है या ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा कि एनर्जी बाहरी अधिक है या बाहरी कम है, या अंदर कम है अंदर ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा कि उष्ण है कि शीत है, ठंडक है कि गर्मी है। और उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इन और यांग का सिद्धांत कहा। इन और यांग का सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण चाइनीज एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, जो इतना बड़ा विचार है कि उसी पर चिकित्सा, अधिकांशतः चिकित्सा उसी पर टिकी हुई है। ये ऐसा विचार है कि वो मानती है कि प्रकृति यद्यप अविभाज्य है, प्रकृति सर्वशक्तिशाली है, लेकिन उसने अपने को दो रूपों में प्रकट किया है, इन के रूप में और यांग के रूप में। और ये जो रूप है वो एक दूसरे से अलग जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है अलग कि एक दूसरे से जुड़े ना हो। क्यों? इनमें यांग भी है और यांग में इन भी है। दोनों में कोई कारण और कार्य का संबंध नहीं है। यानी ये नहीं कह सकते कि पहले चूजा आया कि पहले मुर्गी आई, ये नहीं कह सकते। कारण ये कारण है, ये कार्य है नहीं, कि पहले इन आया कि पहले यांग आया, ये नहीं कह सकते। इन ऊर्जा सघन ऊर्जा के रूप में नीचे की ओर गई और उसने संघनित होकर के, कंडेंस्ड होकर के एक कंडेंस फॉर्म दिया, वो बना पृथ्वी। और जो यांग ऊर्जा थी वो विरल होकर के ऊपर की ओर चली गई और उसने सृष्टि का निर्माण किया, आकाश का निर्माण किया और स्वर्ग का निर्माण किया। और इन दोनों के बीच में, आकाश में और पृथ्वी के बीच में, मानव जीवन का अस्तित्व आया। तो जब यांग की बात करेंगे तो यांग में आकाश आया, स्वर्ग आया, और आकाश के प्रतिनिधि के रूप में सूर्य आए। सूर्य से अधिक महत्वपूर्ण यांग कोई नहीं था, क्योंकि सूर्य चमकीला था, सूर्य प्रकाशमान था, सूर्य सबसे अधिक प्रभावशाली था, यांग ऊर्जा। और इन ऊर्जा में संगठित ऊर्जा थी। लेकिन यदि आप कॉम्परेटिवली कहें, आकार के रूप में आप कहेंगे, तो सूर्य और अगर पृथ्वी की तुलना करेंगे तो पृथ्वी इन है और सूर्य यांग है। लेकिन अगर आकार में पृथ्वी की तुलना चंद्रमा से करेंगे तो चंद्रमा इन हो जाएगा और सूर्य पृथ्वी यांग हो जाएगी। तो यानी ये था कि यांग इन में कन्वर्ट होता है, यांग इन में कन्वर्ट होता है, और इन यांग में कन्वर्ट हो सकती है। इन में यांग का विभाग है, यांग में इन का विभाग है। ये उन्होंने एक थ्योरी के रूप में रखा और इसी रूप में अपने शरीर में सबको बांट दिया, शरीर में सबको, सारे ऑर्गन्स को बांट दिया कि इन यांग ऑर्गन है। पंच तत्वों का नियमन कर दिया कि 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व आपके शरीर के अंदर है, क्योंकि सारा अगर प्रगति बनी हुई है, सारी प्रगति पंच तत्वों के सहयोग का परिणाम है, तो वो प्रत्येक मेरिडियन में, फिर मेरिडियन कंसेप्ट आया, मैं मेरिडियन कंसेप्ट बता दूं बस थोड़ा सा शॉर्ट में। उन्होंने कहा मेरिडियन कंसेप्ट, उन्होंने कहा कि सामान्य ये है कि उनका भौतिक शरीर जिसको आप देख रहे हैं, इसके साथ एक ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, और ये ऊर्जा शरीर भी बीमार पड़ता है। जब ये बीमार पड़ता है तभी आपका भौतिक शरीर बीमार पड़ता है। ये ऊर्जा शरीर अदृश्य है, और जो बाहर की प्रकृति की ऊर्जा या ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है वो इन्हीं मेरिडियंस, इन्हीं जो है सतह में आपके आती है। फिर जाती कैसे है? तो उन्होंने कहा कि इन्हीं एक्यू बिंदुओं के माध्यम से वो आपके अंदर चली जाती है। तो ऊर्जा का प्रवाह पथ है कोई उनका, यस, उसको मेरिडियन कहा उन्होंने। उनका ऊर्जा जिस मार्ग से जाती है शरीर के अंदर, या जिस मार्ग में विचलन करती है, चलती है, मूवमेंट करती है, उसको उन्होंने राजमार्ग कहा। वो राजमार्ग मेरिडियंस के नाम से जाने गए। जैसे सड़क पे आप चलते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा सड़क पे चलते हैं तो सड़क राजमार्ग है, वैसे राजमार्ग मेरिडियन है। तो मेरिडियंस की फिर उन्होंने डिफाइन कर दिया लास्ट में कि मेरिडियंस, इनको क्या कहा कि द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, मनुष्य का जन्म इन्हीं मेरिडियन से हुआ। फिर उनका द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, अकर्स माने बाहर से आती है, द मीन्स बाय विच
डिजीज अराइजेस, आपके शरीर के अंदर से अगर बीमारी उठी तो भी यही कारण है। और द मीन्स बाय विच डिजीज डिसअपियर्स, मतलब जिससे आप ट्रीटमेंट करते हैं और डिजीज नष्ट होती है। ये उसका 4 उसके सिद्धांत आए। तो ये, और ऐसे उन्होंने 14-12 मेरिडियंस, 6 हमने बताया था ना कि 5 तत्व हैं, लेकिन 6 ऊर्जाएं रखी। हीट की ऊर्जा, वो जो अग्नि की ऊर्जा, उन्होंने 2 ऊर्जा रख दिया, एक हीट रख दिया और एक हॉटनेस रख दिया। तो इसलिए 5 तत्व थे लेकिन 6 ऊर्जाएं हो गई। और 6 ऊर्जा से संबंधित 2-2 ऑर्गन, एक इन ऑर्गन एक यांग ऑर्गन, 12 ऑर्गन रख दिए। 12 ऑर्गन, उनके साथ 12 मेरिडियन, और 12 मेरिडियन के साथ 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन, एक इनको कंट्रोल कर रही है, एक यांग को। 14 मेरिडियंस के माध्यम से उन्होंने पूरा अपना ट्रीटमेंट की शैली विकसित किया। सिद्धांत अपने आए आपस में कि ये सारे पंचतत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे कंट्रोलर भी हैं, एक दूसरे के जनक भी हैं, और इनके माध्यम से उन्होंने पूरी एक थ्योरी विकसित किया जिसको चाइनीज एक्यूपंक्चर कहा गया। हम लोग ने कालांतर में जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो उसको एक्यूप्रेशर के रूप में डेवलप किया गया, और एक्यूप्रेशर के रूप में डेवलप किया गया। फिर आप आगे पढ़ेंगे कि प्रोफेसर पार्क जेबू आए, उन्होंने जो है भारतीय दर्शन से प्रभावित हुए, और भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ा महत्व सूत्र है, वो बता दूं फिर बता के खत्म करता हूं, कि उन्होंने बहुत बड़ा सूत्र दिया और उन्होंने कहा कि यावंतो हिलोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता है पुरुषे, और यावंता है पुरुषे तावंतो लोके। यानी जो भी प्रकृति में मूर्तिमान भाव है वो आपके अंदर है, मानव के अंदर है, और जो मानव के अंदर मूर्तिमान भाव है वो प्रकृति में है। और इसी पर उन्होंने गांठ बांध लिया। प्रोफेसर पार्क जेबू ने, कोरियन वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने इन्हीं पर पूरा सिद्धांत कर दिया, और हथेलियों में आपके सारे मेरिडियंस को हथेलियों पर आपके आधारित कर दिया। और वही चिकित्सा की पद्धति 1975 में ये डेवलपमेंट है, 1975 में। इसके पहले 3000, भाई आप समझे 2-2,500 का अगर पुराना वो है एक्यूपंक्चर, तो वो एक्यूपंक्चर विधा चल रही थी, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हाथों में कर दिया, और चिकित्सा को और सुलभ और अधिक लाभकारी और सरल, कि आप यहाँ तो पॉइंट लगा सकते हैं, आप सर में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लगा सकते हैं। सर, ये सर माना, और यहाँ सर में नहीं लगा सकते, तो यहाँ तो लगा सकते हैं, बस ऐसे कर दिया। तो इसको और अधिक लाभकारी हो गया, और इसलिए इसको चाइनीज एक्यूपंक्चर हम लोग पढ़े। ये एक सिनॉप्सिस थी, ये बताना इसलिए आवश्यक था कि मैडम मंजू गुप्ता आपको अगली बार चाइनीज में थोड़ा सा पढ़ाएंगी, आगे बढ़ाएंगी कि कैसे पंचतत्व हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो है। तो हमने कहा एक जनरल एक आपको आउटलाइन मैंने दे दिया है। अब हम लोग चाइनीज एक्यूपंक्चर जो है खत्म करते हैं। अब मैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सक्सेना साहब को। बीपी सक्सेना साहब हमारे सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं, और वो जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, और मैंने ये खोल दिया है, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनका सब स्वागत करिए सब लोग। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, हमको जो पढ़ाना है वो पुस्तक है महर्षि भारद्वाज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो महर्षि भारद्वाज की पावन नगरी प्रयागराज में इस पुस्तक की रचना की गई। अब यह है कि आयुर्वेदिक मतलब क्या है। आयुर्वेदिक मतलब 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, जैसे संधि विच्छेद आयु प्लस वेद। आयु के मतलब हुआ कि एज, जब बच्चा जन्म लेता है और जब उसकी डेथ होती है तो वो पूरी उसकी आयु कहलाती है। इसके मतलब का जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय है, पीरियड है, वो कहलाएगा आयु। और वेद माने होता है ज्ञान। तो आयुर्वेद का अर्थ हुआ कि जन्म से लेके मृत्यु तक का ज्ञान हमारे आयुर्वेद में है। दूसरा शब्द एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर 2 शब्दों से बना है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू मतलब कोई है तो नुकीला, पॉइंटेड, और प्रेशर के माने दबाव देना।
जैसे सुई की नोक के समान सूक्ष्म बिंदु पर दबाव देकर उसका उपचार देना एक्यूप्रेशर है। इन बिंदुओं को हम दबाव बीज के द्वारा दे सकते हैं, कलर के द्वारा दे सकते हैं और मैग्नेट के द्वारा दे सकते हैं। इस तरह से कई नामों से इनको कहा जाता है। जब हम सबसे बड़ा चीज है कि जो हम लोग दबाव देते हैं तो एक्चुअली इस तरह से कर देते हैं, जबकि वास्तव में हमेशा तिरछी तरह से करना चाहिए। प्रोब को लोग जब सीधा लगाते हैं वो सीधा नहीं लगाना चाहिए, हम लोग हमेशा इसमें तिरछा लगाना चाहिए साइड से। मतलब सीधा लगाएंगे तो दर्द हर जगह होगा और मालूम आप सही पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि इसको हल्का तिरछा मतलब प्रोब को लगाना है, ये इस तरह से। दूसरा ये है कि एक्यूप्रेशर मैग्नेट में लगा सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं तो कलर लगा सकते हैं और सीड लगा सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गन्स पे मतलब हम कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका इन मतलब मैग्नेट को, इन चीजों को लगाने से होता है कि शरीर के जो हमारा भाग है, जो ऑर्गन्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में विकसित हो जाती है। तो ये मतलब छोटी सा था आयुर्वेदिक का। आयुर्वेदिक क्या है? अच्छा, आयुर्वेदिक में फिर है तुल्यता का सिद्धांत। तो तुलना करना एक स्वाभाविक नेचर है। जैसे दो बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप तुलना करते हैं कि देखो भाई फलाना बच्चा तो फर्स्ट आ रहा, तुम फर्स्ट नहीं आ रहे हो। इसी तरह से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो परिवार के लोग पूछते हैं भाई वो बच्चा किसके ऊपर गया है, माँ पे गया है, बाप पे गया है, किस पे गया है। तो ये तुलना करना एक स्वाभाविक नेचर है इंसान का। हर चीज में तुलना हो सकती है कि भाई आप एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं, भाई उसके नंबर तो ज्यादा आए, आपके कम आए, क्यों कम आए। तो तुलना एक ये नेचर है। इसी प्रकार से मतलब ये है कि आपके एक श्लोक मतलब है, यावंतो ही लोको मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुषे, यावंता पुरुषे तावंतो लोको। इसका अर्थ ये है मेरे मोटा मोटा कि ब्रह्मांड और पिंड को एक इकाई के रूप में माना गया। अर्थात जितने भी फिजिकल और मेटाफिजिकल कंपोनेंट्स ब्रह्मांड में है, उतने ही हमारे पुरुष और मनुष्यों में भी होते हैं। अब जैसे कि ये मतलब हमारा कहने का मतलब हमारे पूरे शरीर में जितने भी मतलब ऑर्गन्स हैं, वो अभी सर ने बताया था ये इस मुट्ठी में ही है। एक्यूप्रेशर के सभी ऑर्गन्स हमारे इस मुट्ठी के अंदर है। तो हमें कोई भी काम करना है तो इसमें तुल्यता करेंगे। जैसे अब आपके ये जो हमारे उठा हुआ भाग है, ये हमारा एक्चुअली लंग्स कहलाता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए जैसे इस हाथ को यूं करेंगे तो बीच की दोनों उंगलियां हैं, मतलब आपके रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, वो ये हमारे दोनों पैरों का करस्पॉन्डेंस है। और स्मॉल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर ये हमारी हाथों के करस्पॉन्डेंस हैं। अब चूंकि पैरों में और हाथों में तीन तीन ज्वाइंट होते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे इन चारों फिंगर्स में तीन तीन ज्वाइंट हैं। केवल सर में गले मतलब में केवल दो ज्वाइंट होते हैं, वो अंगूठे में है। तो अंगूठे में आप हमेशा देखें कि केवल दो ज्वाइंट होते हैं, बात पे तो ऊपर होता है, नीचे कफ कहलाता है। इसमें तीन ज्वाइंट नहीं होते हैं। और ये पोर्शन जो इसका है, ये हमारा सर कहलाएगा और ये हमारा गला कहलाता है। तो ये तुलना की गई है। इसी प्रकार से ये जो हमारे हाथ में एक गड्ढा सा होता है, ये हमारा स्टमक है। और इसी के पीछे देखेंगे तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वो दोनों पैरों के बीच से आई है। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से ये मतलब समझिए दोनों ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है मतलब। तो ये इन्होंने तुलना की है। इसी प्रकार से पैरों में भी तुलना की गई है। मतलब कि आप पैरों में भी इलाज कर सकते हैं, हाथ में इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप घुटने में या कहीं और इलाज कर सकें। दूसरा चीज है कि आयुर्वेद का मतलब प्रयोजन क्या है। मतलब आयुर्वेद का प्रयोजन है कि इस स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोग युक्त पुरुष को विकारों से दूर रखना या उनसे शांति दिलाना। मतलब तो अब इसमें है भौतिक और पराभौतिक अविभाज्य। जैसे फिजिकल एंड मेटाफिजिकल है। गोचर मतलब विजिबल, स्पर्श, व्यक्त, शब्द, शरीर, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा,
और तत्व, ये 7 है, ये फिजिकल है। अगोचर इसी का जस्ट अपोजिट है। अगोचर स्पर्श था, इधर अस्पर्श हो गया। व्यक्त था, अव्यक्त हो गया। शब्द था, इधर अर्थ हो गया। शरीर था, यहाँ मन हो गया। और छठे में व्यापकता, शीतलता, दाहकता, शून्यता, प्रसाद और तत्व था उधर। तो मतलब इसके अपोजिट ये सब हो गए। आयु की बताई दिया कि आयु क्या है। आयुर्वेद में 10 द्रव्य होते हैं। जैसे 5 तो हमारे भौतिक द्रव्य हैं और 5 हमारे पराभौतिक तत्व हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व हमारे भौतिक तत्व हैं। और इसी के पराभौतिक में काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये 5 हमारे पराभौतिक तत्व हैं। अब इनकी एनर्जी अलग अलग है। जैसे आकाश में शब्द है, स्पर्श है, रूप, रस, गंध, ये पांचों हमारे भौतिक तत्व जो हैं। आकाश का हो गया शब्द, और आकाश वायु का हो गया मतलब आपके स्पर्श, आकाश अग्नि का हो गया रूप, और पृथ्वी मतलब पृथ्वी का गंध हो गया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, जल का हो गया रस, और 5वां है गंध, पृथ्वी का गंध हो जाएगा। तो ये चीजें इसी प्रकार से पराभौतिक तत्व है, और उनमें भी मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज ये है कि ये एनर्जी को हमेशा याद रखना है। क्योंकि एनर्जी इसलिए कि आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ये भाई इनकी एनर्जी क्या है, आकाश की क्या है, वायु की क्या है, अग्नि की क्या है, जल की, पृथ्वी की। और इन्हीं से हमारे जो रोगियों के पॉइंट बनाए जाते हैं, तो इन्हीं से होगा कि भाई आकाश तत्व अगर बढ़ा है या अग्नि बढ़ी है तो वायु को सिगेट कर देंगे, और अगर वायु बढ़ी है तो इसको टोन कर देंगे। तो इसलिए ये पांचों तत्व को तो बहुत कायदे से याद करना है, रखना है मतलब। अब मेन चीज है, आयुर्वेद के 3 सूत्र हैं। त्रिसूत्र में हेत सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य सूत्र। अब हेत सूत्र का जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा कॉजेज और सिम्टम्स और मेडिकल, कोई भी पुरुष आएगा तो जो बीमार होगा तभी आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो हमको तो ये मतलब अगर आपका बहुत अच्छा ज्ञान है तो ये देख के समझ सकते हैं, उसको देख के समझ सकते हो वो कैसे चल के आ रहा है। जिस चल के आ रहा है, पैर लंगड़ा रहा है, इसके मतलब कि कुछ प्रॉब्लम पैरों में भी हो सकती है, और हाथ पैर कांप रहे हैं, कोल्ड भी हो सकता है या कोई और डिसीज होती है। ये देख के आपको दूर से अंदाजा एक हो जाएगा, ये जो पेशेंट आया है अपनी बीमारी लेके आया है तो क्या है, मतलब ये हमें हेतु सूत्र में देखना है, उससे क्या क्या कारण है। और उसके फिर आप पूछेंगे, देखेंगे, और उसके क्या सिम्टम्स है। मेन चीज है हमारे इसमें एक्यूप्रेशर में सिम्टम्स देखना। मतलब इसको हम लोग करते हैं, जैसे जो भी पेशेंट आता है उसका जो पर्चा बनाया जाता है, तो पर्चा बनाना ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने लखनऊ में क्या बहुत जगह देखा कि लोग पर्चा नहीं भर पाते हैं कायदे से, और पर्चा अगर आपने भर लेंगे तभी आप सिम्टम्स देख पाएंगे, और तभी आप समझ पाएंगे इसको क्या पॉइंट लगाना है या क्या हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। इसलिए पर्चा भरना बहुत जरूरी है। बल्कि हम तो ये कहेंगे जो भी हमारे संभाई में इसमें जुड़े हुए लोग हैं, अगर हो सके तो एक एक पर्चा हर आदमी भरे और वो व्हाट्सअप करे हमारे नंबर पे, ताकि तो हम भी चेक करेंगे और सर भी चेक करेंगे, तो कि ये आपस में मालूम पड़े कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, और क्या चीज उसमें लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि जैसे कि प्रभात वर्मा सर पढ़ाते हैं तो केस हिस्ट्री, उसमें हम लोग पर्चे देखते हैं, और पर्चा हम लोगों से वहां भी भरवाया गया था इलाहाबाद में, जब हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, तो पर्चा भरना उसी में आ जाएगा भाई कि आपके किसी के मान लिया साहब सर में दर्द है, सर में दर्द है तो कहाँ पे दर्द है, दाएं है बाएं है, किस समय होता है, सुबह होता है कि शाम होता है, या सोते वक्त होता है, या ठंड लगने से होता है। तो मतलब ये सब ज्ञान होना जरूरी है। जब तक थेरेपिस्ट को पर्चा भरना नहीं आएगा तो तब तक वो सही इलाज ही नहीं कर सकता है। तो दूसरा है लिंग सूत्र में सिम्टम्स, और फिर द्रव्य औषधि। हमारे यहाँ कोई औषधि नहीं दी जाती है, हम लोग तो पॉइंट लगाते हैं या कलर लगा देते हैं या सीट थेरेपी करते हैं। और मेडिसिन के रूप में नेचुरल मेडिसिन हमारे यहाँ है, जैसे रिंग्स है, करेला है, और ये भी हम लोग हमारे यहाँ औषधि यही कहलाएंगे। इन्हीं को हम मतलब लोगों को देते हैं और उपचार करते हैं। सबसे बढ़िया एक चीज आई है कि आयुर्वेद के 6 घटक होते हैं। ये चीज मुझको नहीं आइडिया था, अभी मेरे सेमेस्टर 5 में क्वेश्चन आया था आयुर्वेद के कितने घटक होते हैं, मैं 4, 5, 6 और 0 था, मैंने गलती से 5 में टिक किया था।
क्योंकि मेरे दिमाग में वही था कि ये तो तत्व पूछ रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब जब पढ़ा हमने तो मालूम पड़ा वास्तव में घटक 6 होते हैं। मतलब ये सामान्य हो गया, विशेष हो गया, द्रव्य, कर्म और गुण और समवाय। यही भी तो मेन चीज है कि 6, ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि घटक और तत्व में बहुत अंतर है। हम लोग मतलब मैंने खुद ही गलती की थी, बाद में सुधार दिया हमने कि नहीं, घटक 6 होते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि भाई सामान्य क्या है और विशेष क्या है। अरे सामान्य तो मतलब जैसे कि कोई गेहूं का ढेर है, उसमें थोड़ा गेहूं और मिला दीजिए तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, परंतु उसको हम बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे, वो सब एक जनरल हो गया। इसी तरह से किसी में गेहूं है, उसमें कोई अगर हमने और अनाज मिला दिया तो उसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं, वो हमारा विशेष हो जाएगा। या जैसे दो मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, उसमें मतलब है तो उसमें मालूम पड़ा कि कोई डॉक्टर है और बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो दूर से लोग समझेंगे विशेष आदमी है भाई, ये फलाना न्यूरोलॉजिस्ट है या मतलब कार्डियोलॉजिस्ट है, इस तरह से। तो सामान्य विशेष का ज्ञान मतलब इससे मिल जाता है। अब द्रव्य क्या है, जिस द्रव्य में कर्म और गुण दोनों ही समाहित होते हैं, जो द्रव्य गुण कर्म का समायोजन हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। कर्म है, कर्म के रचनात्मक रूप लक्षण का अभिप्राय है, गति, और गति का अर्थ होता है पूर्व संबंध विच्छेद, उत्तर संबंध स्थापन, इसको तो अलग हो जाएगा। कर्म, कर्म और गुण के बारे में आप ये समझ लीजिए कि ये पेज नंबर हमारा है 10 पे जो दिया हुआ कर्म गुण, ये तो आप बिल्कुल हनुमान चालीसा का रट लीजिए। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक कम से कम 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। अभी भी आए थे कि आकाश में उन्होंने कह दिया भाई मतलब मृदु किसका गुण है, 4-5 उन्होंने दे दिया कि आकाश का, अग्नि का, वायु का। मतलब ये 100% आएगा, मतलब ये तो बिल्कुल तैयार कर लें। मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के जो गुण और कर्म है, तो ये तो समझना ही है मतलब, और रटना है कि मतलब कैसे मतलब आएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन और एक पेज नंबर 38, ये दो पेज के क्वेश्चन अगर आपने रट लिए, पढ़ लिए, तो एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको अप टू सेमेस्टर 6 तक। सामान हो गया। अब जैसे यहाँ पे आ गया मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, इनके सामान्य गुण क्या है। तम का पर है, आकाश का युक्त है, वायु का पृथक, अग्नि का विभाग, जल का संयोग, पृथ्वी का परिमाप, काल का संख्या, दिशा का अभ्यास, मन का संस्कार और आत्मा का अपर। ये तो सामान्य गुण इसके हो गए। अब आकाश के सामान्य गुण इसमें फिर है स्नग्ध या अप्रतिघात, वायु का रुक्ष मतलब और चलायमान होती है, और रुक्ष होती है। अग्नि क्या हो, उष्ण हमेशा होगी, तीक्ष्ण होगी। मतलब अग्नि मतलब मतलब जैसे कि कोई चीज अग्नि बढ़ गई है, मतलब उसको घटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जल उसको शीत, मतलब उष्ण बढ़ गई है तो शीत करना पड़ेगा, तीक्ष्ण बढ़ गया है तो उसको मंद करना पड़ेगा। तो ये द्रव्य वाले ये विशेष गुण के संदर्भ में है। सामान्य गुण जो नीचे लिखा हुआ है ये उसका विशेष है, विशेष गुण है। अच्छा ठीक, करेक्शन कर लेता हूँ। हाँ नहीं बता रहा हूँ, बता दीजिए। सामान्य गुण ऊपर वाले हैं और नीचे वाले विशेष गुण है उसके। अच्छा, गलत छपा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि जो भी पॉइंट बनाएंगे तो इसलिए जल का शीत, जल हमेशा ठंडा होता है, मंद होता है। पृथ्वी है मतलब गुरु शांत होती है। तो ये चीजें ऐसी है कि जो हमारे प्रोटोकॉल बनाने में बहुत काम आती हैं। तो इसलिए विशेष गुण और सामान्य गुण और कर्म और वो अलग गुण, ये मतलब बेस है हमारा आयुर्वेद का। इसको जरूर मतलब ध्यान रखना है, बगैर इस बेस के कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे 10 उत्पत्ति का सिद्धांत दिया इन्होंने, तो हमारी ये जो 10 उंगलियां हैं, वैसे तो देखिए बहुत साधारण है कि हर आदमी को अपना
मोबाइल नंबर याद रहता है। तो हमने सर याद किया 158402673 ये 10 डिजिट का। तो हमारी स्मॉल फिंगर राइट हैंड की जो है वो 1 नंबर कहलाएगी हमेशा, और इसी के सदृश दूसरी उंगली में जो स्मॉल फिंगर है वो फिंगर नंबर 2 हो गई। और इसके बाद फिर 2 के नजदीक कौन सी फिंगर है लेफ्ट हैंड में, मतलब ये इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर हमारी हो गई 2 के बाद ये 3 नंबर हो जाएगी, मतलब याद करें। और इसी के सदृश इसी के लंबाई की उंगली राइट हैंड में कौन सी है, तो इसमें इंडेक्स फिंगर हो गई हमारी ये हमारी हमेशा 4 नंबर कराएगी। अब इसके पास में इससे बड़ी उंगली कौन सी है, इससे बड़ी उंगली हमारी रिंग फिंगर है राइट हैंड की, तो ये हमारी 5 नंबर हो गई। और इसके मतलब बराबर की जो उंगली है लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर होगी, ये हमारी 6 हो जाएगी। तो 6 के नियरेस्ट इससे बड़ी उंगली मिडिल फिंगर है लेफ्ट की, ये हमारी हो गई 7 नंबर। और राइट हैंड में इसी के बराबर जो उंगली है वो हमारी 8 नंबर हो गई। और ये हमेशा अंगूठा हमारा इधर लेफ्ट का 9 नंबर और इधर का ये 0 हो गया। तो हो गया 15840 और ये 26739। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा ये चित्र भी बना दिया है इन्होंने, देखिए 1458 और 2367 हो गया। तो ये 10 हमारे आ गए, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, तम, आत्मा। तो ये साइकिल बहुत ध्यान रखना है। और इन्हीं हाथों पे हमारे मतलब ऑर्गन्स रखे गए हैं। वो शायद आगे होगा हमारे ख्याल से, अभी तो नहीं है इसमें ऑर्गन्स। अच्छा, दूसरा चाहिए अब, जैसे ये है कि इसमें तो ये जो पोरे है ये हमारे एक्चुअली ध्यान रखिए वात पित्त कफ। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को थोड़ा टाइम लगा, हमें भी बहुत टाइम लगा था, तो BPK करके सिर्फ हमने याद किया था, वात पित्त कफ। वाइवा में पूछ सकते हैं कि भाई आपके लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर कफ ज्वाइंट पे कौन सा ऑर्गन है, तो यहाँ पे हार्ट हमारा, या राइट स्मॉल फिंगर कफ ज्वाइंट पे कौन सा है, या आपके मतलब मेन चीज है कि बात और कफ पे ऑर्गन्स होंगे, और बीच का जो हमारा पॉइंट है पित्त, इस पे टिश्यूज हैं। ये ध्यान रखना कि जो भी हमारे टिश्यूज हैं वो सब पित्त पॉइंट पे हैं, टिश्यूज हैं, या एक्शन ऑर्गन है, या बॉडी होल्स हैं, मैक्सिमम जो भी है हमारे पित्त ज्वाइंट पे मिलेंगे सब हमको। ये ध्यान रखना बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब कि हम ऊपर और नीचे कर दें। तो ऊपर और ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं, मतलब यांग और इन समझ लीजिए एक तरह से। और बीच में जो अभी हमारे आल टिश्यू, पेज नंबर 38 पे है, टिश्यूज हैं और बॉडी होल्स हैं, और वो सब होगा। 1 मिनट में बता भी दे रहा हूँ। बॉडी होल्स होंगे, एक्शन एंड सेंस ऑर्गन होंगे, टिश्यूज होंगे, इंडोक्राइन मतलब ये नहीं, बस ये पॉइंट हमेशा इस पे ही होंगे। तो ये ध्यान रखना कि आकाश मतलब 10 उंगलियों में कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है और कहाँ पे कौन सा टिश्यू है। ये अगर ध्यान रहेगा तो हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। अब जैसे मान लिया वही किसी का मतलब कहते हैं फिंगर नंबर स्मॉल, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर 2, अब 2 पे मतलब हार्ट का ट्रीटमेंट करना है, तो हार्ट का यहाँ पे अब इस पे कोई लिखा जाएगा जो भी होगी, स्पाइरल या वाद मतलब वर्टिकल हॉरिजेंटल जो भी है, तो ये इस पे कर। मेन चीज है कि ये हाथों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, 10 उंगली पे कौन से ऑर्गन है, कौन से टिश्यूज हैं, कौन से क्या है। वर्टिकल हॉरिजेंटल तो सर अभी बहुत टाइम लग जाएगा, बताएं तो क्या। नहीं ठीक है, ऐसा ना आपने व्यावहारिक ज्ञान बहुत बढ़िया दे दिया ताकि परीक्षा के हिसाब से भी वो रहे। मैं उसमें शॉर्ट में थोड़ा सा डेवलपमेंट बता देता हूँ। जी सर। मैं डेवलपमेंट पे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि अभी हाँ। अभी हमने क्या कहा था, अभी हमने कहा कि 1975 तक ये चलता रहा कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, जिसको TCM कहा गया, उसमें
हम लोग शरीर पर एक्यूपंक्चर कर रहे थे। तो शरीर में जो हमारी लंबवत कोई भी मेरिडियंस थी उन पर हम लोग कार्यवाही कर रहे थे। हुआ ये कि ये 1975 के बाद जब पार्क देगू आए तो उन्होंने कहा वही सूत्र आयुर्वेद का कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। उन्होंने कहा कि जो ये भाव है वो आपके शरीर के अंदर है, वो बाहर भी प्रकृति में भी है, और जो प्रकृति के हैं वो आपके शरीर के अंदर है। अब इससे उन्होंने एक स्वभाव ये निकाल लिया कि ये हथेलियों में हम लोग उन्हें ट्रांसफर कर दें। तो पहला सूत्र जो है आयुर्वेद, देखिए हम लोग आयुर्वेद से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा आयुर्वेद को जानेंगे तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ओर बढ़ेंगे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर माने हुआ कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को और एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को मर्ज कर देना। तो वो ये 75 का डेवलपमेंट था। 75 के बाद ही ये 2000 के आसपास यहाँ पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नाम की शाखा खोली गई। तो पहला सूत्र ये था। तो क्यों ये डेवलपमेंट हुआ? तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जब कभी यहाँ पर ऐसा हुआ कि बीमारियां बढ़ने लगी तो सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और उन्होंने जाके कहा, हिमालय के तलहटी में जाके इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर ये जाने कारण कि इसका कारण क्या है और ये बीमारियां क्यों हो रही है, उनका निदान कहाँ पर है। तो चूंकि सब त्रिकालदर्शी थे, तो त्रिकालदर्शी होने के नाते उन्होंने ये देख लिया कि वर्चुअली आज इसको इंद्र के पास है, ये चिकित्सा विधा इसमें इंद्र के पास है आयुर्वेद के रूप में। तो वो लोग इंद्र के पास गए, तो वहां से ला करके, वहां से कौन लाए? महर्षि भरद्वाज लाए, जो इलाहाबाद में प्रयागराज में उस समय थे। तो वो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। उन्होंने वहां से आकर के और अपने शिष्यों को दिया। शिष्य उनके सबसे पहले आत्रेय थे, तो वो अत्रि के पुत्र थे, वो उनके शिष्य थे, उनको दिया। फिर उन्होंने पुनर्वसु वगैरह और पुनर्वसु को दिया, और उसके बाद वो चरक के पास आया और सुश्रुत, चरक, इन सब के आकर के तो इन्होंने सब अपनी किताबें लिख दिया। और वो जो चरक संहिता के रूप में है, तो चरक संहिता में हम लोगों को जो हमारा जो बेस बुक है वो चरक संहिता है। तो जितने श्लोक आपको यहाँ दिखाई पड़ते हैं, जैसे लिखा हुआ है श्लोक 3 पेज 897 यानी चरक संहिता जो वाराणसी से प्रकाशित हुई है, उसका पहला दो बुक में है। तो पहली H है, बाद में H2 है, H1 कर दिया है उन्होंने। तो ये 897 पेज में श्लोक नंबर 3 मिलेगा। ठीक, ये इसका अर्थ है, मैं बताता चल रहा हूं। तो यहां पर उन्होंने यावंतो ही, इसका अर्थ बहुत बड़ा विशेष था। उन्होंने कहा कि भाई मूर्तिमंत भाव का क्या है? शिष्यों ने पूछा कि मूर्तिमंत भाव क्या है, और कौन भाव की बात कर रहे हैं कि पुरुष में भी है और लोक में भी है। तो उन्होंने कहा देखिए, आप नॉर्मल बता रहा हूं। उन्होंने बताया कि नॉर्मली देखिए, आप कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से हमारा बना हुआ है। तो उन्होंने कहा आकाश क्या है? तो उन्होंने कहा आकाश वही है जो आपका रोम छिद्र है, जो वहां आकाश है वो आपके शरीर में रोम छिद्र है। जैसे आकाश सुशील होता है, उसमें से बादल पानी बरसता है, वैसे ही आपके रोम छिद्रों में है। तो उन्होंने कहा कि वायु क्या है? तो उन्होंने कहा जो आपके अंदर प्राण वायु है वही वहां वायु है। उन्होंने कहा आपके पास अग्नि क्या है? तो उन्होंने कहा अग्नि आपके जो अंदर की हीट है, आपके अंदर 13 अग्नियां हैं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा 5 तो आपके तत्व हैं, उनकी अग्नियां हैं, उसको हम लोग द्रव्य क्या बोलते हैं, महाद्रव्य कहते हैं। तो वो द्रव्य जो है वो उन पे 5 ये हो गई। फिर उन्होंने कहा कि 7 उन्होंने माना है कि 7 हमारे धातुएं हैं, तो 7 धातुओं की और 1 जठराग्नि, तो 13 अग्नियां थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जठराग्नि मान ले तो भी वो जो अग्नि वहां पर है वो अग्नि आपकी जठराग्नि है, और उसी वजह से आप टेम्परेचर रहता है। फिर उनका जल क्या है? तो उनका जो जल आप देखें तो आपके शरीर में हल्का सा गीलापन दिखता है, वही जल है, वहां वो जल है आपके अंदर, ये है। तो उन्होंने कहा कि शरीर वो पृथ्वी क्या है? तो उनका जो पृथ्वी तत्व है वही आपके अंदर पूरी मूर्ति है, ऊपर से लेकर जो नीचे मूर्ति बनी है ये पृथ्वी की मूर्ति है। फिर उन्होंने अनेक उदाहरण दिया कि भाई वहां सूर्य है, वहां चंद्रमा है। तो उनका वही सूर्य चंद्रमा जो यहाँ आपका कैटाबलिज्म कार्य है वो आपका सूर्य है,
वो वहाँ एनाबिलिज्म जो कार्य है वो वहाँ सूर्य वो चंद्रमा कर रहा है। उन्होंने फिर वहां कहा कि वहां पर रुद्र है, तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर यहाँ भी तो आपके अंदर जो क्रोध है वो रुद्र वाला भाव है। वहां कहा इंद्र है, तो कहा कि आपके अंदर जो इंद्र का मतलब जो हुआ अहंकार जो आपके अंदर वो इंद्र का पुरुष रूप है। फिर उन्होंने कहा कि भाई कैसे आप माने, तो उन्होंने कहा कि जो वहां सर्ग होता है मतलब शुरुआत होती है और उत्पत्ति होती है वो आपके यहाँ उत्पत्ति है, व्यक्ति की उत्पत्ति जिससे होती है वो वहां पर सर्ग है, मतलब पहले काल जन्म लेता है। फिर उन्होंने कहा कि आप वहां पर उन्होंने कहा द्वापर है, त्रेता है, सब उनका सतयुग कहा, उनका सतयुग बाल्यावस्था सतयुग है। उन्होंने कहा कि वहां पर सतयुग है, पहले सतयुग फिर त्रेता, तो त्रेता काल उन्होंने कहा त्रेता जो आपका पुरुष वाला काल है, जो यौवन है वो अवस्था वो है। फिर उन्होंने कहा यौवन अवस्था के बाद तो उन्होंने कहा कि जो आपके अंदर द्वापर है वो आपके अंदर वृद्धावस्था है। उन्होंने कहा कि वहां कलयुग है, तो कहा कि बीमारी अवस्था है। उन्होंने कहा कि युगांत काल जब हो जाता है तो उन्होंने कहा आपके अंदर जो मृत्यु है वो युगांत काल है। तो इस रूप में उन्होंने मूर्तिमंतो भाव को अपने को चरितार्थ किया कि यह मूर्तिमंत भाव का अर्थ ये है। तो यानी प्रगति के अंदर जो भी आप सोच सकते हैं वह आपके अंदर मेटाफिजिकल फिजिकल दोनों रूप में मौजूद है। अब ये कंसेप्ट आया तो उनका जब डिफाइन करना शुरू किया तो कहा कि भाई क्यों, तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सबसे बढ़िया क्यों है। उन्होंने कहा आयुर्वेद, अगर भाई हमको कहा पूछा जाए कि क्यों आयुर्वेदिक के प्रेशर को हम लोग ज्वाइन करते हैं और बेटर क्यों है, तो हम लोग आयुर्वेद की परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा में ही तय है हिताहितम सुखम दुख मायुस्त हिताहितम और मानंच तच यत्रोते मायु इधर सोचित। उनका हित हित आयु अहित आयु। देखिए कोई साइंस, कोई एलोपैथ, कोई भी चिकित्सा पद्धति इस बात को नहीं कहती कि हित आयु क्या है अहित आयु क्या है। हमारे यहाँ हित आयु की बात कर रही है। हित आयु कौन से है, जो कल्याणकारी मार्ग में चल रहे हो वो हित आयु है। अहित आयु क्या है, जो उल्टा आप चल रहे हो तो वो सुख आयु क्या है, जब आप निरोगी हो तो सुख है। दुख आयु क्या है, जब आप निरोगी ना हो तो दुख है। और उसके आयु स्तर से हिता उनके हित और अहित पथ्यों को जानना, क्योंकि हितकारी कौन सा है, गुणकारी कौन सा है, पथ्य कौन सा है, अपथ्य कौन सा है, यही जानना भी है। उनका मान माने पैमाना, प्रमाण, मान माने प्रमाण, प्रमाण को ही आप हिंदी में देखें तो पैमाना कहा जा रहा है, तो प्रमाण ही पैमाना है। तो प्रमाण यानी मान, उनका मान कितना होना चाहिए, ये आयु का मान क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, तो वो उसका वर्णन। तच्च, यहाँ जो भी यत मानंच, इसका मान का वर्णन जिस जगह हो, तत्च यत्र यत्रोक्त माने यत्रोक्त, जहां ये कहा गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। क्योंकि ये आयुर्वेद हित आयु की बात कर रहा है, अहित आयु की बढ़ रहा है, दुख की बात कर रहा हो और अहित सुख की बात कर रहा है, और उसके मानों का प्रमाण का कर रहा है, और उसके लिए पथ्यकारक जो है और अपथ्यकारक जो है उनकी बात कर रहा है, इसलिए आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ है। तो जिसमें वो आयुर्वेद है। अब दूसरा आयुर्वेद का प्रयोजन देखिए, प्रयोजन देखने से आपको और अधिक लाभकारी होगा। प्रयोजन क्या है, और किसी में कहीं नहीं मिलेगा। प्रयोजनम चास्य माने आयुर्वेद से, आयुर्वेद का, चास्य माने चास्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, हम लोगों को स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम तक करना चाहिए था, लेकिन फिर भी फुल स्टॉप वहां होगा। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य माने बीमार जो है उसके विकार प्रशमनम प्रशमनम माने नष्ट करना या कम करना, उसके विकार को, उसके रोग को दूर करने का प्रयास करना, यह है। तो यानी कोई विधा, अन्य कोई विधा ये नहीं कहती है कि हम स्वस्थ व्यक्ति के भी स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि नहीं, स्वस्थ व्यक्ति की भी स्वास्थ्य रक्षा करेंगे और जो आतुर है, रोगी है, उनकी भी स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। तो ये इसलिए श्रेष्ठ है कॉम्पिटेटिवली। अभी आगे बढ़ जाइए, अब फिजिकल मेटाफिजिकल आगे चलेंगे, पढ़ेंगे। देखिए अब उन्होंने कहा कि ये प्रलय काल की जब बात आई, तो प्रलय काल में क्या है, तो उनका पंच महाभूत जो है, ये जो पंच महाभूत है, ये जब अदृश्य अलग अलग रूप में रहते हैं, तो सृष्टि काल जब
जब आपका उद्भव नहीं होता है सृष्टि का, तो ये अलग अलग रहते हैं। फिर ये क्या होते हैं, वो अव्यक्त जब रहते हैं तो ये व्यक्त के रूप में कन्वर्ट होते हैं, और ये पुनः आपके जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब सृष्टि हो जाती है। जब एक साथ जुड़ने लगते हैं तो सबसे पहले उत्पत्ति होती है आकाश की। अब आगे भी बता दूं तो कैसे हुआ। अब आयु की व्याख्या उन्होंने कहा, अच्छा एक इसमें उन्होंने सूत्र दिया कि हमारे हाँ चलिए हम लोग शरीर, आयु की व्याख्या जब किया तो आयु की व्याख्या इसमें पढ़िए, ये आयु की व्याख्या सबसे भिन्न है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्य गशानुबंधस्य पर्याय, यानी शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आयु ये नहीं है, यानी शरीर और मन और इंद्रिय सब और आत्मा ये सब एक साथ जुड़े हों तभी यह शरीर कहलाता है, तभी ये आयु कहलाती है। यानी अगर कोमा काल में कोई है, अगर कोमा में जहां जब उसमें अगर उसमें मन का संयोग नहीं हो रहा है, वो पहचान नहीं रहा है, तो वो आयु इसके हिसाब से आयु नहीं कही जाएगी। उसी को धारी कहा गया। क्यों धारी कहा गया? क्योंकि वो धारण करता है। ये आयु जो है शरीर और इंद्रिय और मन और आत्मा को धारण करती है, इसलिए आयु है, इसलिए उसको धारी है। वो जीवित कहलाता है वही जब यह आयु की व्याख्या के अंदर आए कि शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग हो रहे, तभी वो जीवित है, नहीं वो जीवित होते हुए मृत है। नित्यग, नित्यग माने नित्य गतिशील, नित्यग नित्य को करिए, नित्यग नित्य गह, नित्य गह च अनुबंधस्य, अनुबंध भी है और नित्य गह भी है। नित्यग माने नित्य गतिशील हो, जब तक चलता है, जब तक मूवमेंट है, जब तक आंखों का मूवमेंट है, हाथों का मूवमेंट है, पांव का मूवमेंट है, जब तक गतिशील है तब तक ये आयु की श्रेणी में आता है। जिस दिन गति नहीं होगी उस दिन आयु नहीं रहेगी। अनुबंध है, इसका अनुबंध आत्मा के साथ है। यह क्यों कि कालांतर में आत्मा के साथ यह किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है, ये इसका अनुबंध है। और हर एक आत्मा, एक शरीर, एक आत्मा कई शरीर से जुड़ सकती है, तो वो नित्य अनुबंध, अनुबंध इसलिए कहा गया, ये उसके पर्यायवाची है। जो ये पर्याय है तो रुच्यतई, उच्चतई, तो ये उसके पर्यायवाची है। अब जब आगे डिफाइन करना शुरू किया कि भाई हम लोग 5 द्रव्यों की बात कही, आकाश वायु अग्नि, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है महाभूतानि खम वायु रग्नि रापा चित्त था, इस और शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधश्च तत्व। महाभूत कौन कौन है? शब्द खम, खम तो कहा आकाश, खम माने आकाश, खम की पर्यायवाची में देखिए, व्योम गगन आकाश नभ अंबर शून्य अनंत अंतरिक्ष पुष्कर वियत खा दिव्य अव्यकहंत। तो खा उसमें आया है कि आकाश के पर्यायवाची में एक है। तो महाभूतानि खम और वायु, फिर अग्नि, अग्नि है पह आपह, अग्नि है, अग्नि है आपह, अग्निरापह हो गया, जब नी के साथ आ गया तो आपह, अग्नि है आपह और क्षिति तथा, क्षिति माने पृथ्वी और आपह माने जल। शब्द, अब उसको कहा कि उन्हीं के रूप में गुण है। कैसे? शब्द है, शब्द माने आकाश का है, स्पर्श किसका है? वायु का है, रूप किसका है? अग्नि का है, रस जो है वो आप का है, और गंध जो है वो क्षिति का है, पृथ्वी का है। ये अब लेकिन इस पर संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने आयुर्वेद में 9 द्रव्यों की कल्पना की गई। 10वां द्रव्य जो हम लोग जोड़ मान रहे हैं वह 10वां द्रव्य तम है। तम को डिफाइन किया गया था वहां, लेकिन तम को माना नहीं गया था। लेकिन आयुर्वेदिक एक प्रश्न में आयुर्वेद को 10 द्रव्य की कल्पना की गई। अब देखिए, खादीन यात्मा मन है कालो दिशस द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। खा, फिर वही खा आदि समास के रूप में कहा गया। खा आदि माने खा आदि, तो खा आदि माने क्या? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये एक साथ कह दिया गया। खा आदि यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये एक साथ हो गई। तो खादिन आध्यात्मा, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये द्रव्य संग्रह है। और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, अगर इंद्रिय है तो चेतन, दो द्रव्य को चेतन कहा जाएगा, और इंद्रिय नहीं है तो द्रव्य को अचेतन कहा जाएगा।
कैसे? क्योंकि मन क्या है, मन को एक और पर्यायवाची में है, मन को अंतःकरण कहा जाता है। कर्ण माने इंद्रियां होती हैं, तो करण जब इंद्रियां हैं और मन अंतःकरण है, तो इंद्रियों के साथ जब अंतःकरण का संबंध होता है, यानी मन के साथ जब संबंध होता है, तभी आपको ज्ञान होता है। ज्ञान, मन जो है चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी है, वह स्वयं अध्यक्ष नहीं है किसी संस्था का, अध्यक्ष है आत्मा। लेकिन आत्मा निर्विकार बैठी रहती है, कहीं मूवमेंट नहीं करती है। मन को कहती है, मन का सीईओ सारा काम करो, और मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को, और इंद्रियों से प्राप्त जो बाहरी वातावरण का कोई संदेशा होता है, कोई ज्ञान होता है, तो मन के पास आता है और तब वो आत्मा को देता है। तो ये मन का रूप है। लेकिन तो इसीलिए कहा कि सेंद्रियम, अगर चेतन नहीं है, अगर इंद्रिय नहीं है, तो मन को, अंतःकरण को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। सेंद्रियम माने इंद्रिय, यानी आंख हो लेकिन उसमें इंद्रिय ना हो। इंद्रिय माने चेतना। अगर इंद्रिय, अगर आंख है लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो चेतन कैसे होगी? तो इंद्रिय माने, इसीलिए कहा गया इंद्रिय माने कोई चक्षुरेंद्रिय, जैसे चक्षु आंख केवल नहीं है, उसकी इंद्रिय माने उसका ज्ञान का बोध होना। तो ज्ञान का बोध इंद्रियां कराती हैं। आंख आपकी एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान का बोध कराती हैं, वो ज्ञान को भेजती है और फिर मन को भेजती है, मन फिर आत्मा को देता है। मन के अंदर पहले अहंकार आता है, तो अहंकार शुरू में होता है, लेकिन जब पहला ज्ञान होता है तो उसको आलोचन ज्ञान बोलते हैं। जो अभी आप लोग आलोचन कहीं पढ़ेंगे, तो पहला ज्ञान आलोचन ज्ञान होता है, और उस समय मन को भ्रम होता है कि ये मैं बहुत अहंकार पैदा होता है। ये अहंकार धीरे धीरे बुद्धि में जब कन्वर्ट होता है, तो बुद्धि उसको कहती है कि नहीं, ये अहंकार मत करो, इसके पहले 10 लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, तब वो आत्मा को देता है। तो वो वास्तविक ज्ञान वो है। तो सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इंद्रिय है तभी वो द्रव्य चेतन है, इंद्रिय नहीं है तो चेतन नहीं। फिर आया, अब ये देखिए सबसे बड़ा, तो हमारे अंक देखिए 3 अंक क्या है, सूत्र। वहां पर हम लोग क्या कहा था, 4, 5, 6, 7, 8 उसमें था चाइनीज में। यहाँ पर 3, 5, 10 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3, 5, 6, 10 इंपॉर्टेंट कैसे है? 3 आयुर्ज्ञान 3 सूत्रों पर आधारित है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर पारणम। वहां क्या था? स्वस्थ सुसात रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम, वही फिर आ गया स्वस्थातुर पारणम। स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए हितकारी है। क्या है? हेतु है, हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है, औषध सूत्र है। तो 3 का ज्ञान है। तो 3 सूत्र पर शाश्वतम, शाश्वत क्यों है? वेदों की तरह शाश्वत है। क्यों? आगे पढ़िए। बुबधे यम पितामह, इसको पितामह ने साक्षात जाना था, लिखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, जाना था, आत्मज्ञान किया था। क्यों? क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे, ऋषि मंत्र दृष्टा होते थे। तो ऋषि मंत्र दृष्टा थे, तो पितामह चूंकि हमारे पितामह है और कुल परंपरा है, तो हमको आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कुल परंपरा का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आयुर्वेद ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। बुबधे यम पितामह, पुण्यम, पुण्यकारी है, शाश्वत है, हमेशा रहेगा, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, पुण्यकारी है। क्यों? स्वस्थ और आतुर दोनों की बात कर रहा है। स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, धर्म है, और आतुर को धर्म के रूप में करेगा ही। तो हमारे पास बीमारी की अवस्था में जब आएगी, तो पहले लिंग सूत्र लेकर वो आएगा और कहेगा कि हमको आज बुखार हो गया है, हमारा दाहिना हाथ दर्द कर रहा है, हमारा पैर चल नहीं पा रहे हैं, ये लिंग सूत्र है, सिम्टम ये लेकर आएगा। और हम लोगों को ज्ञान करना है चिकित्सक के रूप में हेतु सूत्र का, और उसके बाद औषध देना है। औषध हमको एक्यूप्रेशर देना है। अब ये आगे पढ़िएगा आप लोग, आगे आएगा हेतु सूत्र और लिंग सूत्र। इनके जो इन पर हम लोग कह रहे थे काल दिशा मनात्मा तम, इनका असर कह दिए। देखिए काल का असर, असात्म इंद्रियात संयोग, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आयुर्वेद का, कि जब भी बीमारी होगी तो देखिए क्या होगी, या तो अति योग से होगी, या अयोग से होगी, या मिथ्या योग से होगी। अगर बहुत अधिक आप मान लीजिए पढ़ना ही आपने शुरू करें, और आप पढ़ना ही अतियोग करें, तो भी मतलब लगातार पढ़ते जाएं तो भी बीमारी होगी।
बिल्कुल न पढ़े तो भी बीमारी है। मिथ्या योग माने पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ दूसरा पढ़ रहे हैं, दिखाना कुछ चाह रहे हैं लेकिन दूसरा कर रहे हैं, वो मिथ्या योग है। उसी तरह असात इंद्रिया संयोग है अत योग। अगर इंद्रियों के साथ आप, जैसे समय वो काल के संदर्भ में था, काल माने रात में पढ़ना है आपको, रात में सोना है लेकिन रात में आप पढ़ रहे हैं तो गलत। अगर दिन में आपको पढ़ना है, दिन में आप सो रहे हैं तो गलत। वो काल के संदर्भ में है। और असात इंद्रिया संयोग माने जिस इंद्रिय का जो काम है और जितना काम लेना है उसको, या जितना काम उसको देना है वो आप न करें तो वे इंद्रियों का असात्म है, सात्म नहीं है, तादात्म नहीं है। अच्छी तरह से उसका रिलेशनशिप, इट इज नॉट ए गुड रिलेशनशिप। क्यों? आप जिसको जिस चीज को देखना है उसको जितनी देर देखना है उतनी देर देखिए, लेकिन जिसको आप अधिक देर तक नहीं देखना उसको लगातार देखे जा रहे हैं तो अतियोग हो गया। जिस पर ध्यान देना है उसको अयोग कर रहे हैं तो वो भी अयोग है, मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और मिथ्या योग ये है कि देखना दिखाना कुछ चाहते हैं, देख कुछ रहे हैं, वो गलत है। उसी तरह कर्म है, कर्म में अतियोग अयोग मिथ्या योग, कर्म भी वही है। और कर्म की वजह से, कर्म अगर आप जो काम कर रहे हैं यह अगर वास्तव में अच्छा कर्म है तो उसको भी अतियोग मत करिए, अच्छे कर्म का भी अयोग मत करिए और अच्छे कर्म का भी मिथ्या योग मत करिए। दिखावटी के लिए कोई योग मत करिए, वो दिखावटी है। मिथ्या योग माने दिखावटी योग, दिखावटी कर्म। तो वो प्रज्ञापराध को डेवलप करेगी और उससे क्या होगा? धी भ्रंश होगा, धृति भ्रंश होगा, स्मृति छूट जाती है। धृति माने धैर्य और धी माने बुद्धि, तो बुद्धि का नाश होता है, धैर्य का नाश होता है। ये प्रज्ञापराध है। इनकी इस कर्म की वजह से धी भ्रंश होगा, धृति भ्रंश होगा और स्मृति भ्रंश होगा, यानी बुद्धि और धैर्य। अगर धैर्य नहीं धारण करते, आपको लगता है कि हम 4 सेमेस्टर के बाद इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको धैर्य नहीं है, आप 2 ही दिन पढ़े और कह दिए कि नॉलेज हो गई, तो ये आपका धैर्य का भ्रंश है, धृति भ्रंश है। ठीक है। उधर परिणाम क्या? काल में जरा क्षुधा तृषा मृत्यु। अगर आप टाइम से नहीं काम करेंगे तो ये होगा। तो उसी के है। अब देखिए 3 और 5 महाभूत हो गए और 3 हो गए हमारे त्रिसूत्र हो गए और वात पित्त कफ भी 3 है और 6 क्या है? 6 घटक है। अब ये इतना बड़ा कंसेप्ट है। देखिए द्रव्य की परिभाषा अगर आप समझ जाएंगे तो गुण कर्म की परिभाषा अपने आप समझ गए। मैं शॉर्ट में क्यों बता दूं, समय शायद नहीं है, 6:04 हो गया है, अभी 5-7 मिनट का समय है। नहीं जी जी। देखिए द्रव्य क्या है, परिभाषा से देखिए, यत्राशिता कर्म गुणा अकारणम समवायियत द्रव्य। द्रव्य क्या है? जिसमें कर्म और गुण आश्रित होते हैं और वो उनका समवायी कारण है। इट इज द कॉज। इसी की वजह से वो द्रव्य की वजह से ही गुण कर्म है। आपका शरीर है तो उस शरीर में आपके कर्म भी है और आपका गुण समाहित है। अगर शरीर नहीं है तो गुण और कर्म कहाँ समाहित होंगे? तो यत्राश्रिता, और ये कर्म गुण आपके शरीर पर आश्रित है और हमारा शरीर समवायी कारण है। समवायी कारण नहीं, समवायी कारण है। ये समवायी माने आप समवायी का आगे अर्थ देंगे। समवायी का वो रिलेशनशिप है जो अलग ना किया जा सके, मिश्रित। वो ऐसा आपको जुड़ा हुआ हो जिसको आप किसी तरह से नष्ट हटा न सके। अगर हट जाए तो वो रहे नहीं, वो द्रव्य नहीं रहेगा। तो समवायी कारण क्या है? कौन है? द्रव्य है। उसी द्रव्य के अंदर आपके गुण भी रहेंगे और कर्म भी रहेंगे और वो आपके ये द्रव्य हमारा समवायी का कारण होगा, रीजन होगा, कॉज होगा। इसी की वजह से वो हमारे अंदर कर्म और गुण आश्रित हैं। कर्म क्या है? आगे तो कर्म बहुत है। सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादेह और गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये कि प्रयत्न से जो कर्म किया, प्रयत्नादि को कर्म का जो चेष्टा उत्पन्न करे। चेष्टा माने गति, चेष्टा माने गति करना। गति का माने क्या हुआ? अगर आप जैसे मूवमेंट करते हैं, आप कानपुर से इलाहाबाद जाते हैं तो कानपुर से क्या हो गया? कानपुर से संबंध विच्छेद होगा।
और स्थापित कहाँ होगा? इलाहाबाद में। तो कानपुर से इलाहाबाद की यात्रा में एक से संबंध टूटा और दूसरे संबंध जुड़ा। तो वही कह रहे हैं कि पूर्व संबंध विच्छेद और उत्तर संबंध स्थापन, बाद में जो आ रहा है उससे आपका संबंध मुलाकात हो गई और पूरा संबंध पूर्व वाले से आपका हट गया। इसी तरह ऊपर आप चीज फेंकते हैं तो धरती की जब आपके हाथ में था, नीचे वाले हाथ में था और आपने इसको फेंका ऊपर, तो इस जो गोला है या जो बॉल है, उस बॉल का संबंध इस हथेली से छूटा और इस हथेली पर चला गया। तो ये पूर्व, ये इसको इसमें कहा गया है। तो ऊपर जाना भी नीचे जाना भी सब कर्म है। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण माने ऊपर जाना, अवक्षेपण माने नीचे आना, आकुंचन माने पहले आप इतने बड़े थे, अब आपने उसको अपने को यूं कर लिया। तो यानी इस जो यहाँ के जो वातावरण था, द्रव्य था, उससे आपने संबंध विच्छेद किया, इससे संबंध स्थापित कर लिया। तो ये आकुंचन हो गया। प्रसारण माने पहले थे अब बढ़ गए आप, तो प्रसारण हो गया। और गमन माने मूवमेंट। तो ये सब उसके लक्षण है। संयोगे, अब देखिए एक और द्रव्य का है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम। अब देखिए वहां पर लिखा ना, द्रव्य में आश्रित कौन कौन होते हैं? कर्म गुण। यहाँ कहा द्रव्यमाश्रितम। ये संयोग और विभाग में, संयोग माने मिलना, विभाग माने अलग होना, दोनों में कारण है। कौन है? गुण। इस गुण की वजह से ही अलग होते हैं। अगर कोई केमिकल है, उसको मिला देते हैं किसी में और कोई चीज अलग हो जाती, तो वो उसका वही तो कारण है, उसी की वजह से ये सब संयोग और विभाग हो रहा है। और द्रव्यमाश्रितम, और ये संयोग और विभाग में वही कारण हो और द्रव्य में आश्रित हो, उसको आप गुण कहेंगे, अब उसको कर्म कहेंगे। और कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्म नानद अपेक्षते। कर्म क्या कह रहा है? कर्तव्य की क्रिया। देखिए ये वाला डिफाइन करिए अपने चिकित्सा के हिसाब से। कर्तव्य की क्रिया, यहाँ पर वो ये है, ये थोड़ा दार्शनिक सेंटेंस है। कर्तव्य और अकर्तव्य का जहां डिफिनेशन आती वहां की बात है, लेकिन मैं संदर्भ लीजिए अपना चिकित्सा का। भोजन को मुंह से स्टमक तक जाना है तो उसका मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर है, तो यह कर्तव्य की क्रिया है। और जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाने लगेगा, ये अकर्तव्य है, बीमारी है। तो कर्तव्य, ये कहते हैं कर्म जो है वो कर्तव्य की क्रिया जब करता है तब तक वो कर्म है, और ये किसी को अपेक्षा नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जब आपने भोजन खा लिया तो अपेक्षा करे, मुंह अपेक्षा करे कि भाई मुझको चबाना नहीं है, अपने आप चबाना शुरू कर देगा। या कोई चीज चली गई अंदर तो वो भी ये वेट नहीं करेगी कि अपेक्षा करे कि भाई आप कुछ किसी को भेजे तब वो जाए, वो तो अपना काम करती रहेगी। ये आपका, इसको कर्म बोल रहे हैं। और गुण जैसे कि बताया था आपने, इसके गुणों को जब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट निकलेंगे। जो विशेष गुण है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। इनमें जो गुण कर्म विशेष, जैसे आकाश का सक्षण, सक्षण बहुत बड़ा वो है, सक्षण है, शुभ तो है ही है, सुशिर है वो, सुशिर माने छेद है, छिद्रयुक्त है, तो आकाश से छिद्रयुक्त है। और आकाश मृदु लघु क्यों है? लघु कहीं भी चला जाएगा वही आकाश बना लेगा, जरा भी स्पेस मिला वही आकाश होगा। तो हमारे शरीर के संदर्भ में जहां जहां कैविटी है वो आकाश है, जितना एरिया है वो आकाश है। तो कैविटी आकाश, जो हमारे ऑर्गन के वो है वो आकाश। सुशीलता जहां होनी चाहिए, सुशीलता जहां होनी चाहिए वहां सुशीलता है, जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं है। तो वही लाघव बना हुआ कर्म, लघु से लाघव, अमृत से मार्दव, सौशील से बना, सौशील बना सुशीलता से। तो सुशील है लेकिन सक्षण है, कहीं अप्रतिघात करता है, मतलब कहीं रोकता नहीं है, अवरोध नहीं करता, ये उसका वो है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं केवल, वायु का है सबसे अधिक क्या है इसके, देखिएगा शीत है, रुक्ष है, ये चलायमान है। तो यहाँ देखिएगा चंचल भी है, आगे मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। शीत भी है लेकिन शीतलता इसमें भी है, जल में भी है। रुक्षता लेकिन भाई के पास फोन कर दूं, 3 पराठे बनाने दोनों के लिए। जल में रुक्षता नहीं है। बस बना दो, चाय बना देना तो लग जाओ। ठीक है, फोन कर दे, कर दो, फोन दे। नहीं जल में रुक्षता, छोला बनाया है तुमने? छोले
तो जल में रुकता नहीं है, वो बनाएंगे आगे। अच्छा हाँ ठीक है जाओ। जल में रुकता नहीं है, और ये चलायमान बहुत, गमन बहुत है वायु में, बहुत वायु, वायु चंचल है, मन से कम गतिशील है, लेकिन बस, लेकिन चंचल है। स्पर्श इसका वो है, शब्द स्पर्श वाला वही है। और इसमें देखिए देखिए ग्लानि और विचार इसी के साथ जुड़े हुआ है, वायु के साथ। जो कर्म वायु, जो मैं बोल रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपका विचार वायु की वजह से है। ये वायु की वजह से मैं बोल रहा हूँ, और आप अग्नि की वजह से आप इसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये वायु विचार के रूप में है, इसलिए ग्लानि, ग्लानि भी होगी ना, क्योंकि विचार है कर रहा है तो ग्लानि भी करेगा। और रुक्ष, रुक्ष है क्योंकि स्किन, आप देखिए अगर केवल आपकी स्किन रुक्ष है और उसमें रूखी हो गई है लेकिन जलन नहीं है, तो वायु की वजह से है। अगर जलन है तो अग्नि की वजह से है। आगे देखिए अग्नि का गुण, उष्ण और तीक्ष्ण, ये उसके सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उष्ण और तीक्ष्ण सबसे महत्वपूर्ण गुण है, और रूप तो है ही है। ठीक है, दाक, दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, जहां कहीं दाहकता हो, जहां कहीं आपको नष्ट करना हो, यहाँ रूपांतरण करना हो, वहां अग्नि का। अगर रूपांतरित हो रही है कोई चीज, अगर कोई स्किन का रंग बदल रहा है तो रूपांतरण हो रहा है, तो अग्नि की वजह से, ये समझ लीजिए पहला पहला कारण। जल, जल में देखिए शीतलता भी है, द्रव है, और पिच्छिल है, पिच्छिल है, देखिए पिच्छिल है, मृदु है और मंद है। तो मंद जल का गुण भी है और मंद पृथ्वी का गुण भी होगा। जी सर। हाँ, तो ध्यान रखिए। लेकिन पृथ्वी में ना स्निग्ध है, पृथ्वी कठिन है, पृथ्वी स्थिर है, और जल, जल स्थिर नहीं है। जल में मंद जरूर है लेकिन स्थिर नहीं है, लेकिन वो स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है। तो इस तरह पिच्छिल है, पिच्छिल चिपचिपा है थोड़ा सा, जल जोड़ता है। जोड़ता है। और प्रहलाद, प्रहलाद इसका कर्म देखिए, कर्म प्रहलाद, प्रहलाद माने थोड़ा सा प्रसन्न हो जाना, प्रहलाद वो है। उत्क्लेद, बांधता, स्नेह, स्नेह बंधन है। महा, अब देखेंगे ना पराभौतिक रूप में तो ये बंधन करता है, जल है। माता के साथ स्पर्श जो है वो जल का संबंध है, वो जोड़ता है। पृथ्वी में देखिए गुरु है, खर है, कठिन है, मंद है, और स्थिर है, विशद है। विशद भी माना जाता है, और सांद्र और स्थूल तो ही है। सांद्र भी मतलब कंसंट्रेटेड बहुत है, स्थूल है, बड़ी है, स्थिर है। तो ये उसके कठिन, पृथ्वी में आता है कठिन और सांद्र और विशद, तीन आते हैं तो समझ नहीं पाते लोग कि मंद कैसे होगी पृथ्वी। मंद पृथ्वी है, मंद तो मूवमेंट नहीं है, स्थिर है, कठिन, कठिन ही है, गुरु है, सांद्र है, स्थूल है। तो ये इस रूप में, और इस रूप में उसको, और सामान्य विशेष का कंसेप्ट जो है, द्रव्य गुण कर्म और सामान्य विशेष और समवाय। तो सामान्य विशेष का 2 मिनट में तो बता दूं आपको। सामान्य, हम लोग सारे लोग विशिष्ट हैं, पहले समझ लीजिए। जितने भी पुरुष, पुरुष इस हिसाब से पुरुष, पुरुष माने पुरुष नारी नहीं, मानव, जितने भी मानव हैं वो सब विशेष है। हम में से कोई गुण आपके पास नहीं है, जो आपके पास गुण है वो मेरे पास नहीं है। तो ये जो कैलकुलेशन है इस रूप में संभव ही नहीं है कि हम इस रूप में कैलकुलेट कर सकें कि भाई क्या हुआ है। तो क्या किया गया, दार्शनिकों ने ये सोचा कि सामान्य विशेष की अवधारणा होनी चाहिए कि कुछ तो सामान्य होगा। तो वो जो सामान्य वो देखा उन्होंने कि आप में ये चीज है और मुझ में भी ये चीज है, तो उन्होंने उनको सामान्य श्रेणी में कह दिया। तो उन्होंने फिर स्त्री और पुरुष को अलग अलग कर दिया कि देखिए ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो उनको सामान्य के रूप में कर दिया। गुण तो सबके विशेष है, लेकिन सामान्य विशेष काउंट करने की दृष्टि से सामान्य को कर दिया गया। तो उनमें सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। फिर जब सिद्धांत आया कि भाई ठीक है, अगर 5 लेडीज हैं और 6वीं लेडी आ गई तो बढ़ जाएगी ना, 6वीं हो गई। लेकिन अगर 6 लेडीज हैं और एक पुरुष आ गया तो 7 नहीं कह सकते उनको, तब तो 6 कहेंगे, 6 और उधर 1 कर देंगे, तो वो विशेष हो गई, यानी 6 इधर 1 उधर कर देंगे। तो इसलिए अब चिकित्सा की दृष्टि से देखिए क्या हुआ, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम हेतु विशेष प्रवृत्ति रूप भय सुता। तो यानी सभी भाव में कोई भी भाव है उनमें सामान्य हमेशा वृद्धि का कारण होगा। जैसे सर्दी लगी है तो आप ठंडा जल पी लीजिए, दही खा लीजिए, एसी चला लीजिए, तो वो सामान्य वृद्धि कारण करेगा, वो सर्दी और बढ़ जाएगी।
तो उस सर्दी को नष्ट करने के लिए आप करना पड़ेगा, विशेष वस्तु लेनी पड़ेगी। कौन सी विशेष वस्तु होगी? जो सर्दी वाली न हो, गर्मी वाली हो। तो आपको ह्रास के लिए उसको, क्योंकि सर्दी को हटाना है, तो आपको उसी तरह गर्मी लगी है, आप और हीटर चला लें और अधिक धूप में निकल जाए तो आपकी गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए उसके लिए आपको विशेष वस्तु लेनी पड़ेगी। उसी तरह तासीर में भी है, कोई चीज ऐसी है जिसका तासीर गर्म है तो वो आपकी पीनी पड़ेगी अगर ठंडक लगी है, और अगर गर्मी लगी है तो आपको ठंडी चीज का सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस चिकित्सा के क्षेत्र में ये आप सामान्य विशेष इस अवधारणा के तरफ डेवलप किया गया। और लास्ट में हुआ समवाय। समवाय माने हुआ, देखिए समवाय की परिभाषा मौजूद है, ये तो आपने पढ़ लिया, उसमें देखिए ये है समवाय की परिभाषा। समवायो अपृथक भाव भूम्यादीनां गुणर्मतः सन्नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। बहुत बढ़िया। समवायो अपृथक भाव, ऐसा संबंध हो जिसको पृथक करना मुश्किल हो, असंभव हो, संभव ही ना हो। समवायो अपृथक भाव से जुड़ा हुआ हो। ये सब के संदर्भ में भूमि आज सब में ये भाव ऐसा है, वो समवाय भाव से है। तो जितने भी है ये द्रव्य गुण कर्म, ये सब समवाय भाव से आपसे जुड़े हुए हैं। सनित्यो, वो नित्य माने हमेशा है, नित्य माने हमेशा, हमेशा रहेगा वो। यत्र ही द्रव्यम, जहां वह द्रव्य है वहां पर वह जरूर रहेगा। क्यों? वो जोड़ेगा ना उनको। सनित्यो यत्र ही द्रव्यम, वो एक नित्य है, क्योंकि जहां द्रव्य रहता है वहां यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुण। वहां ऐसा नहीं कि गुण अलग हो गए। अगर आपसे, आपके अंदर आपका गुण है वो अलग हो गया तो आप नहीं रहेंगे ना। यानी जल में शीतलता है, अगर शीतल नहीं है, जल की शीतलता नष्ट हो जाए तो वो जल सामान्य रूप से जब तक प्रयास न करें जल की शीतलता नष्ट हो जाए तो जल नहीं रहेगा, वो उसका है शीतलता। उसी तरह आकाश का जो उसका सुशील प्रतिघात है, अगर प्रतिघात करने लगे तो वो आकाश नहीं रहेगा। कपड़ा है, आप उसको अलग, आप कपड़ा है आप उसको अलग कर, तंतुओं से अलग कर दीजिए तो कपड़ा नहीं रहेगा ना, तो वस्त्र नहीं कहलाएगा, तब वो कहलाएगा तंतु कहलाएगा, कुछ आप कह देगा धागा कहला देगा, लेकिन वो नहीं। तो जाने अप्रत्यक्ष भाव से जहां जुड़ा हुआ है वो समवाय है। ये समवाय का अर्थ है कि समवाय माने अप्रत्यक्ष भाव से, पृथक न करना संभव न हो उसके गुणों से, उसके गुण और कर्मों से। गुण कर्म और द्रव्य ये सब नहीं पढ़े नहीं, कुछ नहीं किया तुमने। हमने कहा आपने लिया कुछ हाँ? क्या ये अब काफी हो गया। एक बार बंद होने वाला 5 मिनट हो रहे हैं। ठीक है सक्सेना जी, आज तो इतना हो गया, बहुत हो गया। अब जी सर, 6:20 हो गए। ठीक सर, चलिए ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने। थैंक यू सर। जो है, अरे यार अब हम लोग अगले उसमें मिलेंगे। जी सर, नमस्कार। ठीक है।